दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनवी नॉवल एक्सप्लोरर में, जहां मिलती हैं आपको रोमांचक कहानियां। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। आपके सिस्टम का नाम यूक्सिंग है, जो लेवल 3 सभ्यता का एक बुद्धिमान सिस्टम है, जो संयोग से धरती पर इसलिए पहुंच गया क्योंकि उनकी सभ्यता पर लेवल 4 सभ्यता ने आक्रमण किया था। क्या मैं सही कह रहा हूं, श्रीमान रयोकावा सुकियो? वह सचमुच सब कुछ जानता है। पहली बार रयोकावा सुकियो के दिल में बेचैनी, यहाँ तक कि डर का भी गहरा एहसास हुआ। यूक्सिंग हासिल करने के बाद से उसे हर काम में जीत का पूरा भरोसा था। उसे कभी कोई आश्चर्य नहीं हुआ, सब कुछ उसके नियंत्रण में था। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से बदल गई थी। उसकी ही उम्र का एक युवक शांति से उसके सामने खड़ा था और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सबसे बड़ा राज बता रहा था। हालांकि इस प्रथम श्रेणी के केबिन में सिर्फ 3 लोग थे, रयोकावा सुकियो इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रहा था। यूक्सिंग, क्या संभावना है कि मैं उसे मार दूं? मेजबान, जिस सभ्यता से उसका सिस्टम आता है वह मेरी सभ्यता से बेहतर हो सकती है, लेकिन ये हमारी 2 बुद्धिमान प्रणालियों के बीच बस एक अंतर है। आपकी ताकत में अंतर ही जीत की कुंजी है। उसकी ताकत ज्यादा से ज्यादा एक छिपे हुए तत्व के बराबर है, बहुत ज्यादा नहीं। आपकी ताकत बराबर होनी चाहिए, लेकिन आपके पास कुछ और भी है। वह क्या है? वे इकोनॉमी क्लास के यात्री, यूक्सिंग ने कहा। ये सभी भारत के लोग हैं। आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शिवम को है। यही इस समय आपका सबसे बड़ा फायदा है। बात तो सही है, अगर शिवम की ताकत उसकी अपनी ताकत से कहीं ज्यादा होती तो वह इस निरर्थक बातचीत में उलझता ही नहीं। चूंकि उसे पहले से ही पता था कि उसने यूक्सिंग के साथ क्या चर्चा की है, इसलिए वह सीधे तौर पर कार्रवाई करता। लेकिन शिवम को नहीं पता था, जिसका मतलब था कि उसे खुद पर ज्यादा भरोसा नहीं था। श्री शिवम, लगता है आप मेरी पृष्ठभूमि पहले से ही जानते हैं। रयोकावा सुकियो ने अपनी आवाज को थोड़ा शांत करने की कोशिश की। क्यों न हम बैठकर बात करें? अगर हम लड़ेंगे तो यह विमान सुरक्षित नहीं रहेगा। हम दोनों के पास कुछ तरकीबें हो सकती हैं, लेकिन आपको विमान में सवार दूसरे यात्रियों का भी ध्यान रखना होगा। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? शिवम का आभामंडल खतरनाक हो गया। उसने पहले भी कई लोगों का सामना किया था जिन्होंने उसे धमकाया था, लेकिन ज्यादातर का दिमाग चकनाचूर हो गया था। हालांकि रयोकावा सुकियो अलग था। उसकी धमकी पिछले मूर्खों की धमकियों से कहीं ज्यादा असरदार लग रही थी। रयोकावा सुकियो में आत्मविश्वास का भाव था। वह जानता था कि जब विदेशों में भारत के उद्यमों में मजदूर हड़ताल होती है तो शिवम उनका समर्थन करने के लिए अपने निजी विमान का भी इस्तेमाल करता है। इसके अलावा वह स्काईनेट के साइबर युद्ध और मुद्रा बाजार की लड़ाइयों में शिवम की भागीदारी से भी वाकिफ था। इन नजरियों से वह निश्चित रूप से एक निर्दयी व्यक्ति नहीं है। कम से कम वह अपने देश और हमवतन लोगों को नजरअंदाज तो नहीं कर सकता था, तो उसे कुछ हिचकिचाहट तो होगी ही। ठीक है, चलो बैठकर बात करते हैं। शिवम का गुस्सा तुरंत गायब हो गया। उसका गुस्सा रयोकावा सुकियो की धमकियों की वजह से था। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उससे निपटना मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। श्री शिवम का बुद्धिमान सिस्टम किसी उच्च स्तरीय 3 सभ्यता या शायद स्तर 4 सभ्यता का होना चाहिए, है ना? सचमुच ईर्ष्या हो रही है। रयोकावा सुकियो ने रेड वाइन का एक छोटा सा घूंट लिया। शिवम अस्पष्टता से मुस्कुराया। उसे कुछ कहलवाने की कोशिश बस एक सपना था। दर्जनों शीर्ष सभ्यताओं द्वारा मिलकर बनाई गई एक प्रणाली, उसे जोर से कहने से शायद वह डर जाए। श्री शिवम, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, रयोकावा सुकियो ने सभ्य अंदाज में कहा। चूंकि हमने ये ब्रह्मांडीय संसाधन प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए पृथ्वी हमें सीमित नहीं कर सकती। एक दिन हम यहाँ से चले जाएंगे। ब्रह्मांड हमारा मंच है। बकबक करते रहो, मैं सुन रहा हूँ। शिवम के चेहरे पर बेहद बेपरवाही थी। रयोकावा सुकियो ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन खुद को संभाले रखा। हालांकि हमारे पास तकनीकी ज्ञान तो है, लेकिन हमारे पास औजारों और सामग्रियों की कमी है। प्रागैतिहासिक काल से बचे अवशेष निस्संदेह हमारे लिए सबसे बेहतरीन खजाने हैं, लेकिन आपकी प्रणाली भी उन सभ्यताओं के जहाज़ों को नियंत्रित नहीं कर सकती, है ना? रयोकावा सुकियो ने अपने अधीनस्थों से सुना कि शिवम उस अवशेष की आत्मरक्षा और बुद्धिमान प्रणालियों को नियंत्रित करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन उसका मानना था कि शिवम जहाज को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता। अन्यथा वह अब तक उसके कब्जे में होता। अब मुद्दे पर आ जाओ, है ना? तुम असल में क्या कहना चाहते हो? शिवम ने अधीरता से पूछा। उसे लोगों द्वारा बातों को घुमा फिराकर कहने से नफरत थी। वे सब बड़े हैं, सीधा साधा होने से किसी की जान नहीं जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर शिवम अवशेष से कुछ हाईटेक उत्पाद और सेज क्रिस्टल दे पाएंगे। मुझे यकीन है कि एक इंसान उन सब का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या मेरा? मैं जोर से हंसा। चलो, ये भी मत सोचो कि जब मैं गोदाम में दाखिल हुआ था तो वह खाली था।
तुम्हें सेज क्रिस्टल की कीमत पता होनी चाहिए। मैं तुम्हें आधा क्यों दूं? क्या तुम मेरे बेटे हो? मिस्टर शिवम, मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ। कृपया सम्मान से बात करो। रयुकावा सुकियो को आखिरकार शिवम के लगातार मजाक से तंग आ गया। सम्मान आपसी होता है। तुम यहाँ बैठे हो, मुझे लोगों से भरे विमान से धमका रहे हो और तुम्हें बातचीत की बात करने की हिम्मत है। सम्मान? वैसे मेरा साइड बिजनेस लोगों के लिए चाबियां बनाना है। क्या तुम एक चाबियां चाहोगे? कुछ बनाना चाहते हो? चाबियां? लगता है हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। प्रथम श्रेणी के केबिन का तापमान तुरंत गिर गया। माफ करना, लेकिन तुम्हारी धमकियों से मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तुमने पूछा कि मेरी बुद्धिमान प्रणाली किस स्तर की है और मुझे तुम्हें बताने में कोई आपत्ति नहीं है। मेरी प्रणाली एक उच्च स्तरीय सभ्यता की है। भले ही हमारे क्षेत्र समान हो, हमारी ताकत एक ही स्तर की नहीं है। भारत वाले, ज्यादा घमंडी मत बनो। डार्क निंजा के नेता के रूप में रयुकावा सुकियो की सबसे मजबूत क्षमता निंजुत्सु थी। युक्सिंग ने उच्च स्तरीय ब्रह्मांडीय मार्शल आर्ट को पूर्वी साम्राज्य की प्राचीन पुस्तकों और निंजुत्सु के साथ एनिमेटेड कृतियों में मिलाकर अपने लिए एक उपयुक्त मार्शल आर्ट प्रणाली बनाई। तुरंत रयुकावा सुकियो की आंखों में 3 जुड़े हुए तोमो दिखाई दिए, जो ब्लेड जैसे दिख रहे थे, जबकि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति ने शिवम पर हमला किया। स्विश! शिवम के सामने का दृश्य अचानक बदल गया। वह अब किसी आलीशान केबिन में नहीं, बल्कि एक वीरान कब्रिस्तान में था और उसके नथुने सड़न और नमी की गंध से भर गए थे। चारों ओर की ठंडी चीखें उसे सिहरन से भर रही थीं। मंगेक्यो शारिंगन! शिवम थोड़ा हैरान हुआ। यह मायावी तकनीक उसने सुपर गॉड अकादमी में उचिहा इताची सेंसेई में सिर्फ एक बार देखी थी। उस समय उससे निंजुत्सु सीखने में शिवम को काफी मुश्किल हुई थी। तसुकुयोमी, है ना? शिवम ने सिर हिलाया। माफ करना, मैं भी यह करतब कर सकता हूँ। शिवम की आंखों में वही लाल तोमो दिखाई दिया। यह मायावी तकनीक मूलतः आध्यात्मिक शक्ति का ही प्रयोग थी। जब तक किसी की आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त प्रबल हो, वह ऐसे भ्रमों को तोड़ सकती थी। एक उच्च स्तरीय सभ्यता की बुद्धिमान प्रणाली और एक स्तर 3 सभ्यता के सिस्टम प्रशिक्षित छिपे हुए तत्व के बीच बुनियादी बातों में बहुत बड़ा अंतर था। सरसराहट! गीली मिट्टी से अचानक एक कंकाल जैसा हाथ बाहर निकला और रयुकावा सुकियो को इस मायावी क्षेत्र में ले गया। ये कैसे संभव है? मेरी मायावी तकनीक कैसे टूट सकती है? रयुकावा सुकियो ने बहुत संघर्ष किया, यहाँ तक कि उसकी आंखों, मुंह और नाक से खून भी बहने लगा। खुद इसका आनंद लो। शिवम ने ठंडी मुस्कान दी और उसका शरीर इस मायावी क्षेत्र से गायब हो गया। दरार! जमीन पर कब्रिस्तान फट गए और सूखी बाहें फैल गईं। ये स्पष्ट नहीं था कि उन्होंने ब्रह्मलोक में कितना समय बिताया था, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना या 1 साल, लेकिन इस प्रथम श्रेणी के केबिन में दोनों अपनी मूल मुद्रा में बने रहे। शिवम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उसके सामने रयुकावा सुकियो की आंखें अब आत्माविहीन थीं। शिवम ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। तुम कुछ करना चाहते थे, तो आंखें क्यों घुमा रहे थे? उसे क्या हुआ? गुओ! शिन्यू ने रयुकावा सुकियो की ओर देखा, जो वही निश्चल खड़ा था, आंखें घुमा रहा था और उसके मुंह से खून बह रहा था, और पूछा। ओह, हो सकता है कि वह हाल ही में कमजोर महसूस कर रहा हो, ज्यादा टॉनिक खा लिया हो और उसे ज्यादा गर्मी लग गई हो, शिवम ने बेतुके ढंग से कहा। आखिर वह कौन है? पूर्वी शत्रु राष्ट्र के डाक निंजाओं का नेता। शिवम ने गुओ शिन्यू के हैरान भाव को देखा और आगे बताया। डाक निंजा उनका महाशक्ति उपयोगकर्ता संगठन है, हमारे यानहुआंग जैसा, लेकिन यह आदमी महाशक्ति उपयोगकर्ता नहीं है। वह हमारी तरह एक हिडन एलिमेंट है। वह तुम्हें ढूंढने आया था? हाँ, शिवम ने सिर हिलाया। शायद उन्हें लगता है कि पिछले महीने अंटार्कटिका के खंडहरों से मुझे बहुत सारी अच्छी चीजें मिली थीं, इसलिए वे पाई का एक टुकड़ा चाहते हैं। लेकिन उन्हें एहसास नहीं है, मैं कोई नर्म खुरमा नहीं हूँ, मैं तो एक स्टील की प्लेट हूँ। फैंग जुए ने अचानक पहली क्लास की मेज से फल रयुकावा सुकियो के मुंह में ठूंसना शुरू कर दिया, फिर उसके सिर पर स्पगेटी की प्लेट फेंक दी, जिससे उस पर टमाटर सॉस और सलाद ड्रेसिंग लग गई। मुझे धमकाओ, आगे बढ़ो और मुझे फिर से धमकाने की कोशिश करो। छी! शिवम की बचकानी हरकतों और रयुकावा सुकियो की गंदी हालत देखकर गुओ शिन्यू हंसे बिना नहीं रह सका। ऐसे समय में सिर्फ शिवम ही खिलवाड़ करने के बारे में सोच सकता था। हाँ, एकदम सही। शिवम ने अपना फोन निकाला और रयुकावा सुकियो की कई तस्वीरें खींची। छोटे ही, इन्हें सीधे डाक निंजाज के मुख्यालय भेज दो। हाँ, मेजबान। तुम बहुत दुष्ट हो। छोटे ही ने न सिर्फ डाक निंजाज के मुख्यालय में तस्वीरें अपलोड की, बल्कि उन्हें दुनिया भर के प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पोस्ट किया। गौरतलब है कि रयुकावा सुकियो न सिर्फ डाक निंजाज के नेता थे, बल्कि कई बड़े समूहों के अध्यक्ष भी थे। हालांकि उनकी प्रसिद्धि शिवम जितनी नहीं थी, फिर भी वे बहुत प्रभावशाली थे। ... अरे देखो, किसी गुमनाम अकाउंट ने कई तस्वीरें पोस्ट की हैं। क्या ये रयुकावा सुकियो नहीं है? अरे, ये तो वही हैं। पूर्वी शत्रु राष्ट्र का 20 साल का सबसे अमीर आदमी। हे भगवान, उसकी ये हालत कैसे हो गई? उसकी आंखों पर नमकीन बत्तख के 2 अंडे क्यों हैं? क्या वो अल्ट्रामैन का कॉस्प्ले कर रहा है?
लगता है किसी ने उसे फंसाया है। कितना दयनीय है, कितनी शर्मनाक बात है। अगर मैं इतनी बड़ी हस्ती होती और ऐसी तस्वीरें ऑनलाइन आ जाती तो शायद मैं खुदकुशी कर लेती। मैं जानना चाहती हूँ कि ये तस्वीरें किसने अपलोड की हैं। हा हा हा। अरे, भारत के नेटिजन्स को ये तमाशा बहुत पसंद आया। शिवम के स्टंट देखने के आदी हो जाने के बाद कभी कभार किसी और की गपशप का मजा लेना भी बुरा नहीं था। ये तस्वीरें डार्क निंजास के मुख्यालय में भी दिखाई दीं। अचानक लॉजिस्टिक्स कर्मचारियों के कंप्यूटरों की स्क्रीन और नोटिस और मिशन की घोषणा करने वाली एलईडी स्क्रीन पर शिवम द्वारा ली गई रयुकावा सुकियो की बेहद शर्मनाक तस्वीरें दिखाई देने लगीं। क्या हो रहा है? क्या नेता उस भारत वाले से मिलने नहीं गए? बिल्कुल नहीं। नेता निश्चित रूप से दुनिया की शीर्ष शक्तियों में से एक है, उसका अंत ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वह भारत वाला आदमी वाकई इतना भयानक है? असंभव, बिल्कुल असंभव। ये तस्वीरें जरूर छेड़छाड़ की हुई हैं, बिल्कुल नकली। ठीक नहीं, नेता की तस्वीरें ऑनलाइन आ गई हैं। इन्हें हटा दो, सब हटा दो। ये हमारे पूर्वी शत्रु राष्ट्र के सम्मान का मामला है, सिर्फ एक निजी मामला नहीं। बिल्कुल नहीं, तस्वीरें बहुत तेजी से फैल रही हैं, इन्हें हटाने में बहुत देर हो चुकी है। इस समय डार्क निंजा के सभी सदस्यों को एक जलती हुई अपमानजनक भावना का एहसास हुआ, मानो उन पर शर्म आ गई हो। स्नैप। शिवम ने रयुकावा सुकियो के साथ एक और सेल्फी ली और लिटिल यी के जरिए उसे अपने वीबो पर पोस्ट कर दिया। शिवम, आज जिन्यू और मुझे ग्रैमी वर्किंग ग्रुप द्वारा पुरस्कार समारोह में आमंत्रित किए जाने पर गर्व हुआ। रास्ते में हमारी मुलाकात ईस्ट एनिमिनेशन के श्री रयुकावा सुकियो से हुई, जिन्होंने कहा कि वे मेरे प्रशंसक हैं और मेरे साथ एक तस्वीर लेने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि मुझे उनकी फोटो लेने का तरीका समझ नहीं आया। इमोजी। अपनी माँ का प्रशंसक बनो। हेडमास्टर, तुम कब इंसानी शब्द बोल पाओगे? अरे बेचारे, उसने हेडमास्टर को जरूर नाराज कर दिया होगा। अगली बार आंखें खोलना और किसी से भी पंगा मत लेना। क्या कोई युद्ध संवाददाता है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुआ। इससे भी बढ़कर मैं जानना चाहता हूं कि हेडमास्टर ने विमान में वीबो कैसे भेजा। क्या अब आप सचमुच विमान में इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या सिग्नल अच्छा है? रयुकावा सुकियो अभी भी शिवम की मायावी तकनीक से पीड़ित था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी तस्वीरें मीम्स में बदल गई हैं और वह लोगों के बीच हंसी का पात्र बन गया है। उसी पल रयुकावा सुकियो कांप उठा, कमजोरी से अपनी सीट पर गिर पड़ा, पूरी तरह से थक गया था। उसका पूरा शरीर भीग गया था और उसकी सांसें बेहद कमजोर हो गई थीं। किसी तरह वह शिवम की मायावी तकनीक को तोड़ने में कामयाब रहा। हालांकि उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति को गहरा आघात पहुंचा था। उसने अपनी जेब से कुछ काली गोलियां निकालीं और उन्हें निगल लिया। उसके चेहरे पर थोड़ी राहत थी। ओह, क्या उनमें कीमिया भी होती है? इसमें कोई अजीब बात नहीं है। तीसरी श्रेणी की सभ्यता की कीमिया तकनीकें पहले से ही परिपक्व हैं, लेकिन निश्चित रूप से उतनी कुशल और सस्ती नहीं हैं। तुम्हारी पूरी तरह से स्वचालित कीमिया मशीन से निकले उत्पादों की तरह है। वह जो बना रहा है वह शायद उसके अपने इस्तेमाल के लिए ही काफ़ी होगा। उसकी दयनीय हालत देखकर रयुकावा सुकियो अंदाज़ा लगा सकता था कि पहले क्या हुआ था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दुनिया भर के लोग उसे पहले ही इस नज़र से देख चुके हैं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। रयुकावा सुकियो की आंखें पागलपन की हद तक गुस्से से भर गईं। जब से उसने डार्क स्टार हासिल किया था, उसने कभी ऐसी यातना और अपमान नहीं सहा था। उसके हाथों ने तेजी से मुहरें बना लीं, एक धधकती लौ शिवम की ओर बढ़ी। उसी क्षण प्रथम श्रेणी के केबिन का दरवाज़ा खुला और चालक दल भोजन परोसने के लिए तैयार लग रहा था। अरे नहीं, शिन्यू, समझ गई, मुझे छोड़ दो। घोर शिन्यू ने जल्दी से फ्लाइट अटेंडेंट की आंखें ढक दी और उसे प्रथम श्रेणी के केबिन से बाहर धकेल दिया। धमाका। प्रथम श्रेणी के केबिन से एक धमाका हुआ, उसके बाद कंपन की लहर उठी, जिससे यात्रियों के दिल धड़क उठे। क्या विमान को कुछ हो गया था? अरे, तुम सच में खेल रहे हो? विमान में लड़ना कोई छोटी बात नहीं थी और शिवम ने रयुकावा सुकियो को कम करके आंका था, जो इतनी यातना सहने के बाद भी लड़ने की ताकत रखता था। शिवम ने आग की विनाशकारी शक्ति को कम करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी प्रथम श्रेणी के केबिन में थोड़ा सा विरूपण हो गया था। तुम पागल हो, तुम भी एक छिपे हुए तत्व हो, तुम मर जाओगे। शिवम को अचानक बूवी को छुट्टी देने का पछतावा हुआ। अगर वह यहाँ होता तो वह रयुकावा सुकियो को पल भर में वश में कर सकता था। अगर विमान मुश्किल में भी होता तो वह उसे सुरक्षित लैंडिंग के लिए रोक सकता था। तुम्हें हमारे निंजुत्सु के बारे में बहुत कम पता है। रयुकावा सुकियो का चेहरा पहले से ही खतरनाक भाव से विकृत हो चुका था, क्योंकि आग के गोले और बर्फ के कांटे प्रथम श्रेणी के केबिन को तहस नहस कर रहे थे। सौभाग्य से शिवम की सुरक्षा में विमान की संरचना बरकरार रही। तुम मौत को दावत दे रहे हो। दूसरी बार शिवम को एक जानलेवा इरादे का एहसास हुआ। उसने शुरू में सोचा था कि रयुकावा सुकियो से निपटने के लिए उसकी मायावी तकनीक काफ़ी होगी, लेकिन उसने दुश्मन को कम करके आंका। अब इस माहौल में विवश होकर उसे वश में करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। ठंड की अंगूठी।
शिवम ने ब्रह्मांडीय स्रोत शक्ति का उपयोग करके आसपास की नमी को जमा कर स्टील से भी ज्यादा मजबूत बर्फ बना दी। यद्यपि रयुकावा सुकियो की ताकत काफी थी, फिर भी वह शिवम से थोड़ा कमजोर था। उसके हमलों से बर्फ की दीवारों पर निशान पड़ गए, लेकिन वे उन्हें तोड़ नहीं पाए। विमान हिलता रहा, लेकिन ज्यादा गंभीर नहीं था। दरार, शिवम की उंगलियां जोर से चटक उठीं। अब तुम क्या करोगे? यकीन मानिए, मैं तुम्हें अभी भी पीटूंगा। आकाशीय श्रेणी युद्ध तकनीक, चमकदार कांच का वज्र शरीर। शक्तिशाली ब्रह्मांडीय स्रोत शक्ति के प्रभाव में शिवम का शरीर लगभग अजेय था और हर मुख का रयुकावा सुकियो को कदम दर कदम पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था। हालांकि ये स्वीकार करना होगा कि वह अब तक का उसका सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था। कम से कम उसके खिलाफ शिवम केवल भारी दमन ही कर सकता था, उसे सीधे तौर पर खत्म नहीं कर सकता था। होस्ट, हालात ठीक नहीं लग रहे हैं, वह बहुत ताकतवर है। अगर तुम लड़ते रहे तो तुम यहीं मर सकते हो। यूक्सिंग ने उम्मीद नहीं की थी कि शिवम की ताकत इतनी जबरदस्त होगी। रयुकावा सुकियो का स्तर अभी अभी संभावित उपयोगकर्ता के मध्य चरण तक पहुंचा था, लेकिन उसे विश्वास था कि 8वें स्तर के महाशक्ति उपयोगकर्ता से भी उतनी ही आसानी से निपटा जा सकता है जितनी आसानी से मुर्गियों को मारना। हालांकि अपने अधीनस्थों की रिपोर्ट के अनुसार शिवम एक ही वार में 100 से ज्यादा महाशक्तियों को मार सकता था, जो चौंकाने वाली बात थी, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि अगर वह पूरी ताकत लगाए तो ऐसा कर सकता है। इसलिए वह बड़े आत्मविश्वास के साथ भारत आया था, शिवम से उन तृतीय स्तरीय सभ्यता की वस्तुओं को हथियाने के इरादे से। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शिवम के पास न केवल एक अधिक उन्नत बुद्धिमान प्रणाली होगी, बल्कि इतनी गहरी और मायावी शक्ति भी होगी। धिक्कार है, रयुकावा सुकियो ने दांत पीस लिए। हालांकि उन वस्तुओं को न पाना वाकई निराशाजनक था, लेकिन यहाँ अपनी जान गंवाना एक सच्चा नुकसान होगा। धमाका। प्रथम श्रेणी के केबिन में घने धुएं का एक गुबार फूट पड़ा, जिसने तुरंत शिवम की दृष्टि को अस्पष्ट कर दिया। हालांकि इस धुएं ने उसकी दृष्टि को केवल 1-2 सेकंड के लिए ही अवरुद्ध किया, उसके बाद शिवम ने उसे तितर-बितर कर दिया। केवल उन 1-2 सेकंड में रयुकावा सुकियो के पास बहुत कुछ करने के लिए पर्याप्त समय था। वह बर्फ की दीवार को चीरता हुआ अंदर घुस गया और एक विशाल आग का गोला फटा। हालांकि किसी को अंदाजा नहीं था कि वह कौन असल में कॉकपिट की ओर था। धमाका। एक जोरदार धमाका हुआ और विंडशील्ड टूट गए और पायलट और को पायलट उस जोर से अचेत हो गए। अगर सीट बेल्ट मजबूत न होती तो उनके शरीर बाहर निकल सकते थे। रयुकावा सुकियो ने टूटी हुई विंडशील्ड से कूदने से पहले शिवम पर नाराजगी भरी नजर डाली। कई 100 मीटर नीचे गिरने के बाद उसकी पीठ से अचानक एक ग्लाइडिंग उपकरण प्रकट हुआ। हालांकि यह किसी तीसरे दर्जे की सभ्यता का बुद्धिमान तंत्र था, लेकिन इसमें किसी स्थानिक तकनीक से विकसित एक भंडारण स्थान था और शिवम उसे दूर जाते हुए बस देखता ही रह गया। धिक्कार है, शिवम उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन पहले हुए विस्फोट ने विमान के ऑटो पायलट सिस्टम को पहले ही क्षतिग्रस्त कर दिया था। दोनों पायलटों के बेहोश होने के कारण वह विमान को प्रशांत महासागर में गिरते हुए यूं ही नहीं देख सकता था, है ना? जरा रुको, एक दिन मैं तुम्हें डोनकोल देश तक ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। कॉकपिट और प्रथम श्रेणी के केबिन में पहले ही दबाव कम हो चुका था और पायलटों की हालत बहुत खराब थी। पहले हुए विस्फोट से उनके शरीर को काफी चोट पहुंची होगी और समय पर चिकित्सा सहायता न मिलने पर हालात बिगड़ सकते थे। विमान की ऊंचाई कम होने लगी थी और इकोनॉमी केबिन से निराशा और घबराहट की चीखें गूंज रही थीं, जबकि फ्लाइट अटेंडेंट व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन ऐसे संकट के सामने बहुत कम लोग शांत रह पाते थे। कप्तान, अंदर आइए। केबिन क्रू ने कॉकपिट तक पहुंचने की पूरी कोशिश की। ये कॉकपिट है, शिवम ने वीडियो कॉल का जवाब दिया। सर, अंदर क्या हुआ? कप्तान कहाँ हैं? मुख्य परिचारिका ने अफरा तफरी के बीच अपनी समझदारी बनाए रखते हुए अद्भुत संयम दिखाया। ये जटिल है। एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति विमान में घुस गया था, लेकिन अब उससे निपट लिया गया है। हालांकि दोनों पायलट घायल हैं और कॉकपिट क्षतिग्रस्त हो गया है। मुझे विमान उड़ाना जारी रखना है और आपातकालीन लैंडिंग के लिए जगह ढूंढनी है। तुरंत आपातकालीन चिकित्सा उपकरण तैयार करें और मैं आपको कैप्टन का ध्यान रखने के लिए कहूँगा। श्री शिवम, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, लेकिन विमान का ऑटो पायलट सिस्टम खराब है। किसी को इसे उड़ाना होगा और मैं यहीं रहूँगा। लेकिन आप पेशेवर रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं, ये बहुत खतरनाक है। मुख्य परिचारिका ने कहा। क्या यहाँ कोई और है जो विमान उड़ा सकता है? शिवम ने पलटकर जवाब दिया। ठीक है, चिंता मत करो, मैंने लड़ाकू विमान, बमवर्षक, यहाँ तक कि गुंडम भी उड़ाए हैं। एक साधारण नागरिक विमान उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। बचाव के लिए तैयार हो जाओ, शिवम ने स्पष्ट स्वर में कहा। ठीक है। मुख्य परिचारिका जानती थी कि जिद करने का समय नहीं है। हो सकता है कि शिवम सचमुच विमान उड़ा सके। शिन्यू, तैयार हो जाओ। जब मैं 3 तक गिनूं तो उन्हें ले जाओ और तुरंत हैच बंद कर दो, वरना इकोनॉमी केबिन का भी प्रेशर कम हो जाएगा। चिंता मत करो। घोर शिन्यू जानती थी कि ऊंचाई का प्रेशर शिवम के बस की बात नहीं है।
1, 2, 3। जैसे ही हैच खुला, तेज हवा के झोंके ने इकोनॉमी केबिन में बैठे लोगों को चौंका दिया, लेकिन खुशकिस्मती से वे बंधे हुए थे। शिवम ने तुरंत दोनों पायलटों को गुओ शिन्यू को सौंप दिया। क्या तुम्हें मदद चाहिए? गुओ शिन्यू ने पूछा। क्या तुम विमान उड़ा सकते हो? गुओ शिन्यू शर्मा गई और उसने अपना सिर हिलाया। सबसे बुनियादी संभावित मार्गदर्शन तकनीक गुओ शिन्यू ने सुपर गॉड अकादमी में जो सीखा था वह ज्यादा कुछ नहीं था। अगर गुओ जुन्यू यहाँ होते तो शायद अब तक उनके उड़ान कौशल शिवम से बेहतर होते। हा, बेहतर होगा कि आप चालक दल को व्यवस्था बनाए रखने में मदद करें, यह उड़ने वाली चीज मेरे लिए छोड़ दें। शिवम ने मजाक किया, मैं सिर्फ लड़ने में ही अच्छा नहीं हूं। छी, बदमाश। क्या? मेरा मतलब उस बेवकूफ राजकुमार से था जिसने पिछली बार मुझसे निपटने के लिए लड़ाकू विमान उड़ाया था। शिवम पायलट की सीट पर बैठते ही हंस पड़े। हालांकि उन्होंने पहले कभी उड़ान नहीं भरी थी, लेकिन उन्होंने जो उड़ान ज्ञान सीखा था वह किसी तीसरे दर्जे की सभ्यता के युद्धपोत के लिए भी काफी था। जियाओ यी, विमान की स्थिति जांचने में मेरी मदद करो। नेविगेशन सिस्टम सही है, पावर सिस्टम क्षतिग्रस्त है, बाएं पंख का इंजन खराब है, हमें तुरंत आपातकालीन लैंडिंग करनी चाहिए। अरे, हम प्रशांत महासागर के ऊपर हैं, मुझे उतरने के लिए जगह कहाँ मिलेगी? शिवम ने बड़बड़ाया। विमान स्थिर हो गया था, लेकिन उसकी ऊंचाई अभी भी कम हो रही थी और विमान से अलार्म बजते रहे। होस्ट, एक विमानवाहक बेड़ा पास के पानी में सैन्य अभ्यास कर रहा है। हम विमानवाहक के डेक पर आपातकालीन लैंडिंग का प्रयास कर सकते हैं। क्या आप मजाक कर रहे हैं? अगर वे हमें जीवित लक्ष्य मानकर मार गिराएं तो क्या होगा? कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी समय है। हम उनसे तुरंत संपर्क स्थापित कर सकते हैं। किस देश का विमानवाहक बेड़ा? बार्डोस सेंसरशिप से बचने के लिए गड़ा हुआ। उन्होंने इसी साल एक विमानवाहक खरीदा है, शायद उसे दिखाने के लिए उत्सुक हैं। वे एक विमानवाहक खरीद सकते हैं। शिवम उस देश से ज्यादा परिचित नहीं थे, लेकिन वह अमीर नहीं था, बस एक विकासशील देश था। हाँ, लेकिन एक विमानवाहक खरीदने के लिए देश ने खुद को लगभग दिवालिया बना लिया। हा, तो फिर यह आसान हो जाएगा। जियाओ यी, जुआंग से कहो कि मैं बार्डोस के नेताओं से संपर्क करूं और पूछूं कि उनके विमानवाहक पोत पर विमान उतारने में कितना खर्च आता है। अरे, पता है, बस पूछो कि उस विमानवाहक पोत को बनाने में कितना खर्च आया। मैं दुगना दाम देकर उसे सीधे खरीद लूंगा। होस्ट, इसे खरीदने का क्या मतलब है? मुझे चिंता है कि वे हमें उतरने नहीं देंगे। अगर मैं दुगना दाम दूंगा तो वे इतने गरीब हैं कि वे इसे मुझे ज़रूर बेच देंगे। फिर मैं इसे वापस घर ले जाऊंगा और विमानवाहक पोत की थीम वाला एक मनोरंजन पार्क खोलूंगा। मुझे यकीन है कि मैं जल्द ही पैसे वापस कमा लूंगा। बाल्डोस की राजधानी सीरिया शहर में राजा सादिक इस भव्य सैन्य अभ्यास का सीधा प्रसारण देख रहे थे। बाल्डोस को धनी नहीं माना जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने अपने पूरे देश के संसाधनों को इस पहले विमानवाहक पोत के निर्माण में लगा दिया। हालांकि यह अपनी क्षमता से ज्यादा शक्तिशाली होने का दिखावा था, फिर भी इसने उनकी राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि और महासागरों में उनके बढ़ते प्रभाव का संकेत दिया। इस बाल्डोस वाहक पोत के निर्माण में 2 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत आई थी और साथ में आने वाले क्रूजर, वाहक आधारित विमान आदि को मिलाकर इसका कुल मूल्य 5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया था। वे अभी भी भारी कर्ज में थे। इन विशाल आंकड़ों के बारे में सोचकर सादिक का सिर चकराने लगा। महाराज, लोरफिस परिवार का प्रबंधक आपसे फोन पर बात करना चाहता है। तभी सादिक के निजी सचिव ने हाथ में मोबाइल लेकर चुपचाप उनके कान में फुसफुसाया। क्या? लोरफिस परिवार? सादिक इस नाम का जिक्र सुनते ही सिहर उठा। लोरफिस परिवार उत्तरी अमेरिका का बेजोड़ शासक, हालांकि खुलकर नहीं, उनका प्रभाव पूरे उत्तरी अमेरिका में फैला हुआ था और यह भी कहा जा सकता था कि पूरा उत्तरी अमेरिका उनकी जेब में था। उत्तरी अमेरिका में इस परिवार का रुतबा यूरोप में लेडिनिक परिवार के रुतबे के बराबर था। अगर वे छींक भी देते तो पूरा उत्तरी अमेरिका कांप उठता। हालांकि वह सिर्फ एक प्रबंधक था, लेकिन प्रबंधक का पद संभवतः किसी भी उत्तरी अमेरिकी देश के राजा से ज्यादा महत्वपूर्ण था। जल्दी करो, फोन दो। सादिक ने अपने आसपास के लोगों को एक तरफ हटने का इशारा किया। लोरफिस परिवार ने पहले कभी उससे सक्रिय रूप से संपर्क नहीं किया था, इसलिए यह जरूर कोई बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। नमस्ते, मैं बाल्डोस का राजा सादिक हूँ। सादिक ने फोन उठाते हुए सावधानी से कहा। नमस्ते महाराज, मैं बेरिल हूँ, लोरफिस परिवार की प्रबंधक। क्या ये वाकई एक महिला है? सादिक कुछ हैरान हुआ। इतने विशाल परिवार की संचालिका होने के लिए इस महिला के पास असाधारण कौशल होना जरूरी है। मिस बेरिल, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मामला क्या है? महाराज, बात कुछ ऐसी है। हमारे परिवार के युवा स्वामी भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका जा रहे एक विमान में थे, जो बीच रास्ते में ही खराब हो गया। विमान का पावर सिस्टम खराब हो गया था और वह उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की ओर उड़ान नहीं भर सका। आपका विमानवाहक बेड़ा प्रशांत महासागर में है, इसलिए युवा स्वामी आपातकालीन लैंडिंग के लिए आपके विमानवाहक का उपयोग करने की उम्मीद कर रहे हैं। यह सादिक तुरंत हिचकिचाया।
ऐसा नहीं था कि वह इसे उधार देने को तैयार नहीं था। सिर्फ लोरफिस परिवार का नाम ही किसी भी उत्तरी अमेरिकी देश को उनके अनुरोध को अस्वीकार करने से रोक सकता था। अगर वे चाहें तो उनका छोटा सा देश कभी भी आर्थिक संकट या राजनीतिक उथल-पुथल में फंस सकता है। हालांकि यह विमानवाहक पोत अभी अभी बना था और सभी सुविधाएं बिल्कुल नई थीं। आपातकालीन लैंडिंग से रनवे को नुकसान जरूर होता, और यह कोई हेलीकॉप्टर या लड़ाकू विमान नहीं बल्कि एक नागरिक विमान था। इसके वजन के कारण लैंडिंग के लिए रनवे की और भी कड़ी परिस्थितियों की जरूरत थी। बालडोज केवल लगभग 300 मीटर लंबा था। आपातकालीन लैंडिंग की कठिनाई का अंदाजा लगाया जा सकता था। किसी भी चूक से विनाशकारी क्षति हो सकती थी और विमानवाहक पोत को निश्चित रूप से नुकसान होता, एक ऐसा नुकसान जो वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सादिक ने गहरी सांस ली और फिर भी अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। महाराज, हम रनवे के इस्तेमाल के लिए 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने को तैयार हैं। सादिक ललचा गया। इस बालडोज के लिए उन्होंने अविश्वसनीय विदेशी कर्ज लिया था। सिर्फ रनवे उधार देकर 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर कमाना आसमान से अचानक मिले वरदान जैसा था। लेकिन तर्क ने फिर भी उसे हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। अगर आपातकालीन लैंडिंग विफल हो जाती तो उनका नुकसान उस 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर से कहीं ज्यादा होता। महाराज, इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सभी युद्धपोतों और विमानों की संरचनाओं को छोड़कर इस विमानवाहक पोत की कुल निर्माण लागत लगभग कितनी होगी? लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर, सादिक ने जवाब दिया। ठीक है, युवा मालिक ने कहा है कि अगर आप सहमत हों तो हम इस विमानवाहक पोत को दोगुनी कीमत पर खरीदने को तैयार हैं। क्या इसे दोगुनी कीमत पर खरीदें? सादिक का दिल धड़क उठा। इस परिवार का युवा मालिक कैसा रईस था, विमानवाहक पोत खरीदने के लिए दोगुनी कीमत खर्च करने वाला। लेकिन इसे खरीदने के बाद वे इसे कहाँ रखेंगे? क्या उनका देश इतने मध्यम आकार के विमानवाहक पोत के निजी स्वामित्व की अनुमति दे सकता है? मुझे आश्चर्य है कि क्या श्री सादिक तैयार हैं। हमें किसी भी हथियार से लैस होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे उन विमानों और युद्धपोतों को रवाना कर सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप आपातकालीन लैंडिंग में मदद के लिए कुछ ब्लेड छोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। 2 अरब अमेरिकी डॉलर के विमानवाहक पोत को 4 अरब अमेरिकी डॉलर में बेचने से कोई मूर्ख ही इनकार कर सकता है। वे इस पैसे से एक बड़ा विमानवाहक पोत बना सकते हैं और सारे कर्ज चुका सकते हैं। तो बस हो गया, 5 मिनट के अंदर पैसा आपके वित्त विभाग को भेज दिया जाएगा। युवा मालिक का विमान ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में आपातकालीन लैंडिंग शुरू कर देगा, इसलिए कृपया तुरंत तैयारी कर लें। ठीक है, मैं अभी इंतज़ाम करता हूँ। 2 मिनट से भी कम समय में, वित्त विभाग के प्रमुख ने कहा। विभाग ने सादिक को फ़ोन करके बताया कि उन्हें अभी अभी 4 अरब अमेरिकी डॉलर की जमा राशि मिली है। ये सच है, ये सच है। सादिक की आंखें उत्साह से चमक उठीं। तत्काल आदेश, सैन्य अभ्यास तुरंत रोक दें, सभी युद्धपोत और विमान खाली कर दें और विमानवाहक पोत के रनवे पर पहले से ही फोम बिछा दें। महाराज, क्या हो रहा है? सैन्य अभ्यास की लागत बहुत ज़्यादा है। अगर यह अचानक बंद हो गया तो करदाताओं को शिकायत होगी। उनकी शिकायतों को छोड़ो, अगर कोई शिकायत है तो वे कांग्रेस में आकर मुझसे आमने सामने बात कर सकते हैं। सादिक ने कसम खाए, किसी ने हमारे विमानवाहक पोत को सिर्फ एक नागरिक विमान की आपातकालीन लैंडिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए 4 अरब अमेरिकी डॉलर की पेशकश की थी। पैसा पहले से ही मौजूद है, हमें देना ही होगा। क्या 4 अरब? सच में? बिल्कुल सच। सभी विभाग एक आपातकालीन मिशन के लिए तैयार रहें, सभी युद्धपोत खाली कर दें। ये सैन्य अभ्यास शुरू होने से पहले ही अचानक खत्म हो गया और सभी लोग उस नागरिक विमान के आने का इंतजार कर रहे थे। ट्रैक पर पहले से ही सभी शीतलन उपाय और सुरक्षात्मक उपकरण लगाए जा चुके थे जो 10 मिनट के भीतर किए जा सकते थे। उसके आसपास के एस्कॉर्ट हेलीकॉप्टर भी तैयार थे और रनवे पर उच्च दबाव वाली पानी की बंदूकें तान रहे थे। यह आ रहा है, यह आ रहा है। एक यात्री विमान हल्का सफ़ेद धुआं छोड़ते हुए दूर से वाहक की ओर बढ़ा। कॉकपिट लगभग चकनाचूर हो गया था और कोई भी धुंधली सी नज़र से अंदर बैठे एक युवक को कंट्रोल स्टिक खींचते हुए देख सकता था। शिन्यू, सभी लोग कसकर बैठ जाएं और अपनी सीट बेल्ट बांध लें। हम लैंडिंग शुरू करने वाले हैं। शिवम चिल्लाया। फुसफुसा। विमान रनवे पर ठीक से उतरा, लेकिन जबरदस्त जड़त्व के कारण वह तेज गति से दौड़ता रहा। अगर गति कम नहीं होती तो विमान रनवे से जरूर उतर जाता और तब भी यह बेहद खतरनाक होता। शिवम ने कंट्रोल स्टिक खींची और विमान का अगला हिस्सा जमीन से धीरे से टकराया और पहिए टकराते ही टूट गए। उसे विमान की गति धीमी करने के लिए उसके अपने घर्षण का इस्तेमाल करना पड़ा। तीव्र घर्षण के कारण विमान के आवरण का तापमान तेजी से बढ़ गया और उन हेलीकॉप्टरों ने तुरंत विमान पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया, जिससे विमान तुरंत सफ़ेद धुएं के बादल में ढक गया। धुएं के बीच, जहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था, शिवम ने तुरंत कॉस्मिक सोर्स पावर का इस्तेमाल करके आसपास के तापमान को कम किया, जिससे विमान के सामने एक के बाद एक जलवाष्प से बर्फ की दीवारें बन गईं जो बफरिंग में मदद करती थीं।
आखिरकार वाहक के पिछले हिस्से से 20 से 30 मीटर की दूरी पर विमान आखिरकार रुक गया। वाह, शिवम ने आखिरकार राहत की सांस ली। केबिन में मौजूद बाकी यात्रियों को अब धक्कों का वह सिलसिला महसूस नहीं हुआ और वे खुशी के आंसू बहाते हुए एक दूसरे को गले लगा रहे थे। क्लिक, कॉकपिट का दरवाज़ा खुला और गो शिन्यू और कुछ फ्लाइट अटेंडेंट तुरंत अंदर दौड़े। क्या तुम ठीक हो? गो शिन्यू ने उत्सुकता से शिवम को देखा। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे जबरदस्ती लैंडिंग के दौरान चोट लगी है, बल्कि उसे डर था कि उसे रयुकावा सुकियो के साथ पहले हुई लड़ाई के दौरान चोट लगी होगी। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, शिवम ने सहजता से कहा। दोनों कैप्टन कैसे हैं? वे जाग गए हैं, लेकिन उनके आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। उन्हें जल्दी से इलाज के लिए अस्पताल ले जाना होगा, वरना यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन हम प्रशांत महासागर के बीचों बीच हैं, हम इतनी जल्दी अस्पताल कैसे पहुंचेंगे? एक और फ्लाइट अटेंडेंट ने चिंतित होकर पूछा। सिर्फ 2 कैप्टन ही घायल नहीं हुए थे, विमान के हिलने से कुछ यात्री भी घायल हुए थे। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। फांग जुएयू ने पास खड़े एक सैनिक की ओर हाथ हिलाया। क्या आप अपने कमांडिंग ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं? हमें आपकी मदद चाहिए। सैनिक ने तुरंत एक वॉकी टॉकी थमा दी। उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें ज़रूरत पड़ने पर मदद देने का निर्देश दिया था। नमस्ते, मैं इस यूनिट का कमांडर हूँ। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? कमांडर की आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा रही थी। शायद उसे एहसास हो गया था कि यही वह व्यक्ति है जिसने इस विमानवाहक पोत को खरीदने के लिए पैसे दिए थे। लेकिन वह हैरान था, क्या ये भारत का नागरिक नहीं था? उत्तरी अमेरिकी लोरफिस परिवार उसे यंग मास्टर क्यों कहेगा? हालांकि यह उसकी चिंता का विषय नहीं था। उसका काम श्री फांग की ज़रूरतों को यथासंभव पूरा करना था। यहाँ कुछ घायल लोग हैं। हमें उम्मीद है कि आप उन्हें तुरंत नज़दीकी अस्पताल पहुँचाने के लिए अपने कुछ विमान भेज सकते हैं। साथ ही हमें उम्मीद है कि आप हमें नज़दीकी बंदरगाह तक पहुँचने में मदद कर सकते हैं और हमें नज़दीकी हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था कर सकते हैं। हवाई अड्डे पर पहुंचकर शिवम अपने परिवार के नज़दीकी निजी जेट से यात्रियों के इस समूह को संभाल सकता था। हालांकि यह घटना उसकी इच्छा के विपरीत थी, लेकिन यह उसकी वजह से हुई और उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुझे इस बारे में राजा से सलाह लेनी होगी, सेनापति ने कहा। आखिरकार ये सैन्य विमान और जहाज थे और वह अकेले फैसला नहीं ले सकता था। कृपया राजा से कहिए कि मैं ईंधन और क्षति के मुआवजे के रूप में 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर अतिरिक्त दूंगा। ठीक है, मैं राजा को तुरंत सूचित करूंगा, सेनापति हकलाया। उसने ईंधन और क्षति के मुआवजे के बारे में पहले सुना था, लेकिन किसी को एक साथ 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की पेशकश करते नहीं देखा था। खुशकिस्मती से वह शिवम से सिर्फ वॉकी टॉकी पर बात कर रहा था। अगर उसने शिवम को व्यक्तिगत रूप से देखा होता और यह जाना होता कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, तो शायद उसे इतना आश्चर्य नहीं होता। खबर जल्दी ही आ गई। राजा पूरी तरह सहमत हो गया। इस यात्री विमान में सिर्फ 300-400 लोग सवार थे। हालांकि बेड़े में ज्यादा जहाज नहीं थे, फिर भी उन्हें नज़दीकी बंदरगाह तक पहुंचाना बहुत आसान था और वह उन्हें तुरंत हवाई अड्डे तक पहुंचाने के लिए गाड़ियों का इंतजाम भी कर देता था। बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम ने वॉकी टॉकी सैनिक को वापस दे दी और विमान के पास लौट आया। श्रीमान फांग, पहले प्रथम श्रेणी के केबिन में क्या हुआ था? मुझे इसकी सूचना कंपनी को देनी होगी। मुख्य पर्सन ने यात्रियों को शांत करके अपना काम शुरू कर दिया। ये थोड़ा खास है, मैं ऊपर वालों को पहले ही बता दूंगी ताकि आपको कोई परेशानी न हो, शिवम ने जवाब दिया। फ्लाइट अटेंडेंट को शिवम की बातों पर कोई शक नहीं हुआ। उसकी मौजूदा हैसियत को देखते हुए उसके लिए ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को जानना सामान्य बात थी। वह बस यात्रियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही थी। विमान में काफ़ी युवा लोग थे जो ऊर्जा और दृढ़ता से भरे हुए थे। ये जानते हुए कि मदद आ रही है, वे उत्सुकता से इधर उधर देखने लगे। आखिर कितने लोगों को अपनी जिंदगी में विमानवाहक पोत पर चढ़ने का मौका मिलता है? जल्द ही उन किशोरों ने अपने फ़ोन से सेल्फी लेना शुरू कर दिया। कुछ ही पल पहले वे डर के मारे रो रहे थे और अब वे अपने सोशल मीडिया के लिए तस्वीरें और कैप्शन तैयार कर रहे थे। यह आज के युवाओं का आदर्श वाक्य होगा। हे भगवान, डीन! तभी कुछ युवाओं ने शिवम को पहचान लिया। वाह, मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि मैं डीन के साथ उसी विमान में हूँ। क्या संभावना है? डीन, क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर ले सकता हूँ? डीन, रयुकावा सुकियो कहाँ है? उसने ऐसा क्या किया कि तुमने उसे इस हालत में पहुंचा दिया? हाँ हाँ। उसकी पहचान उजागर होते ही कई लोगों ने शिवम को घेर लिया, जिससे वह कुछ देर के लिए समझ नहीं पाया कि क्या समझाए। वह उन्हें ये तो नहीं बता सकता था कि रयुकावा सुकियो उसे मारने आया था और फिर पिटकर कूद गया है ना। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उन्हें रयुकावा सुकियो के मामलों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। शिवम से ज़्यादा दिलचस्प और क्या हो सकता था? क्या इत्तेफाक है, विमान ज़बरदस्ती सीधे एक विमानवाहक पोत पर उतर गया। मैंने ज़िंदगी में कभी विमानवाहक पोत नहीं देखा। मुझे भी नहीं, लेकिन यह अजीब है। इस विमानवाहक पोत पर इतने कम लोग क्यों हैं? डीन,
क्या तुम्हें पता है क्या हो रहा है? उफ, मुझे लगा कि वे विमानवाहक पोत छोड़ने को तैयार नहीं होंगे, इसलिए मैंने उसे खरीद लिया, शिवम ने हकलाते हुए कहा। डीन, तुम तो वाकई पूरी कोशिश कर रहे हो। तुमने तो मेरी आंखों में आंसू ला दिए। एक जीवित संत। डीन, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने कितना खर्च किया? ज्यादा नहीं, बस लगभग 4 अरब अमेरिकी डॉलर। ज्यादा नहीं। डीन, भले ही हम वीबो पर सामान्य रूप से बात न करते हों, कम से कम आप हमारे सामने विनम्र तो हो सकते थे, है ना? डीन, क्या आपको गर्लफ्रेंड चाहिए? मैं छोटी हो सकती हूँ, मैं मिस शिन्यू का पूरा ख्याल रखूंगी। डॉट डॉट डॉट। ये स्पष्ट नहीं है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस सैन्य अभ्यास का सीधा प्रसारण किया गया था, लेकिन उस इलाके में नेटवर्क सिग्नल था और किसी ने तुरंत इन तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया और वीबो पर पोस्ट कर दिया। जल्द ही सभी को पता चल गया कि शिवम ने विमान के लिए जबरन लैंडिंग क्षेत्र के रूप में काम करने के लिए एक विमानवाहक पोत खरीदा था, और वह नाम नायक, जिसे अब नेटिजन्स भारत कैप्टन कहते हैं, वही निकला। उड़ान कौशल जोड़ 1। क्या डीन ग्रैमी पुरस्कार समारोह में नहीं जा रहे थे? वह इस सफर में हीरो बन गया और उसने एक विमानवाहक पोत भी खरीद लिया। मैं बहुत प्रभावित हूँ। डीन, आप इस चीज का क्या करने वाले हैं? भारत में निजी विमानवाहक पोत की अवधारणा नहीं है, है ना? इसे बेचेंगे या देश को दान करेंगे? यह एक अच्छा सवाल है। शिवम ने वीबो खोला और विमानवाहक पोत की एक तस्वीर ली। एटफैंगजुएयू, चून कि मैंने यह विमानवाहक पोत खरीदा है, इसलिए इसका इस्तेमाल न करना बेकार है। मैं इसे भारत वापस ले जाने, इसके सारे हथियार और उपकरण हटाने और इसे एक विमानवाहक पोत थीम वाले मनोरंजन पार्क में बदलने की योजना बना रहा हूँ। 6666। एक विमानवाहक पोत को पार्क में बदलना, यह एक अजीबोगरीब विचार है। केवल डीन ही इसे कर सकते हैं। देखा, ये तो पेशेवरता है। डीन पैसा खर्च करना जानता है, लेकिन वह व्यापार करना भी जानता है। डीन, आप ये पार्क कहाँ बनाएंगे? मैंने जिंदगी में कभी कोई विमानवाहक पोत नहीं देखा, मैं इसे जरूर देखना चाहता हूँ। डीन, क्या आपको निवेशकों की जरूरत है? मैं यहाँ एक होटल खोलने की सोच रहा हूँ, क्या आप मुझे किराए पर छूट दे सकते हैं? हमें पहले इसके बाद की स्थिति से निपटना चाहिए। शिवम ने एक कोना ढूंढा और चीफ के निजी सहायक को फोन किया। सहायक लियू, क्या चीफ उपलब्ध हैं? मुझे उन्हें कुछ रिपोर्ट करनी है। ओह, छोटे फैंग, 1 मिनट रुको। कुछ ही पल बाद फोन पर चीफ की आवाज़ आए, अरे उपद्रवी, कुछ ही दिनों में तुमने फिर से कोई बड़ा मुद्दा कैसे खड़ा कर दिया? क्या विमान वाली घटना तुमसे जुड़ी है? मुझे दोष देना अनुचित है, चीफ। शिवम का स्वर मजाकिया तौर पर दुखी हो गया। मैं अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ग्रैमीज में गया था और पूर्वी ब्लॉक का कोई बेवकूफ़ मुझे लूटना चाहता था। शिवम ने मुखिया को रयुकावा सुकियो के बारे में बताया, लेकिन खुफिया तंत्र वाली बात जानबूझकर टाल दी। लेकिन उसने रयुकावा सुकियो के खतरे और उसकी क्षमता के बारे में साफ साफ बताया। उसका मानना था कि उसके लिए सिर्फ एक बार कार्रवाई करना नामुमकिन है, और जब उसे सही समय लगे तो वह शिवम पर हमला करने के लिए फिर से भारत आ सकता है। लेकिन सैनिक आ धमके और पानी आ गया। उस समय तक शिवम और रयुकावा सुकियो के बीच की दूरी शायद बढ़ गई होगी, और शिवम को यकीन था कि रयुकावा सुकियो ये बात समझ गया था, लेकिन उसे डर था कि वह कुछ बड़ा कदम उठा सकता है। या फिर पूर्वी देश जाकर रयुकावा सुकियो को सीधे मार डालने का कोई समय निकालो, यह विचार शिवम के मन में आया। अगर कोई और होता तो शायद इस विमान में सवार सभी सैकड़ों लोग उसके साथ ही मर जाते। इस कार्रवाई को देखते हुए शिवम पर कोई मानसिक बोझ नहीं था। मुखिया, मुझे आपको एक और बात बतानी है, शिवम ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ कहा। यह हंसी सुनकर सरदार के मन में फिर से एक बुरा ख्याल आया, क्या इस बच्चे ने कोई और शरारत की होगी? अच्छा सरदार, क्या उस कमीने रयुकावा सुकियो ने हमारे विमान को नुकसान नहीं पहुंचाया? हम सिर्फ आपातकालीन लैंडिंग ही कर सकते थे। शुक्र है कि बाल्डोस का बेड़ा इस समुद्री क्षेत्र में सैन्य अभ्यास कर रहा था, इसलिए मैंने उनके विमानवाहक पोत को आपातकालीन रनवे के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। तुमने उनके विमानवाहक पोत को नुकसान तो नहीं पहुंचाया? सरदार ने बड़ा चढ़ाकर पूछा। बाल्डोस को बहुत मुश्किल हुई। उस विमानवाहक पोत के लिए अब उन पर अरबों अमेरिकी डॉलर का विदेशी कर्ज है। लेकिन ये रयुकावा सुकियो तुम्हारे लिए आ रहा था, यान हुआंग की वजह से तुम खतरे में थे, जिसका यान हुआंग से कोई लेना देना नहीं है। सरदार ने आह भरी। चलो इसे यहीं रहने देते हैं, यान हुआंग खर्च उठाएगा। हाल के दिनों में तुम्हारा योगदान इन अरबों डॉलर से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल नहीं चीफ, क्या मैं ऐसा दिखता हूं जिसके पास अरबों डॉलर नहीं है? फांग जुएयू ने हिचकिचाते हुए कहा। बाल्डोस के राजा को डर था कि मैं उनके विमानवाहक पोत को नुकसान पहुंचा दूंगा, और काफी देर तक हिचकिचाता रहा, इसलिए मैंने विमानवाहक पोत को सीधे खरीद लिया। क्या तुमने उनका विमानवाहक पोत खरीदा? चीफ की आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के सभी लोग सुन सकते थे। क्या उसने सचमुच विमान की आपातकालीन लैंडिंग के लिए जगह ढूंढने के लिए विमानवाहक पोत खरीदा था? अगर उसने किसी ज़मीन पर आपातकालीन लैंडिंग की और देश ने इसकी इजाज़त नहीं दी, तो क्या वह उस देश की ज़मीन खरीद लेगा?
चीफ की आंखों में आंसू और हंसी आ गई। पैसे के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो अब एक छोटी सी समस्या है, फांग जुएयू ने हंसते हुए कहा। चीफ, क्या आपको यह विमानवाहक पोत चाहिए? अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो मैं इसे इस साल भारत के राष्ट्रीय दिवस पर आपको उपहार के रूप में दे दूंगा। क्या मैं उस तरह का इंसान दिखता हूँ? एक विमानवाहक पोत, ये कहना गलत होगा कि उसे कोई लालच नहीं है। पूरी दुनिया में बहुत कम देशों के पास ही विमानवाहक पोत हैं, और जिनके पास हैं वे अपने क्षेत्रों के लगभग समुद्री अधिपति हैं। लेकिन भारत ने पहले ही फांग जुएयू से बहुत कुछ ले लिया था, जिसमें शोध परिणाम, विदेशी मुद्राकोष और खेती के संसाधन शामिल थे, और उससे और चीज़ें मांगना वाकई बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा विमानवाहक पोत सिर्फ निवारक उपकरण हैं जिनके इस्तेमाल की संभावना कम होती है, और उनका वार्षिक रखरखाव महंगा होता है, जिसका कोई खास मूल्य नहीं होता। चीफ, क्या हमारा देश विमानवाहक पोतों के निजी स्वामित्व की अनुमति देता है? ऐसे विमान जिनके पास हथियार नहीं होते? ये सुनकर चीफ के हाव भाव और भी दिलचस्प हो गए। उसने निजी विमानों और निजी नौकाओं के बारे में तो सुना है, लेकिन निजी विमानवाहक पोतों के बारे में नहीं। ठीक है चीफ, मेरे पास एक विचार है और मैं आपसे खुलकर कहूँगा। मुझे जियांगन शहर के बंदरगाह पर ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए ताकि मैं इस चीज़ से एक मनोरंजन पार्क बना सकूं। हा, तुम अपने पत्ते अच्छे से खेल रहे हो। मुखिया अब भावुक हो गया। इतनी बातचीत के बाद शिवम का क्या ही मकसद था? एक करियर खरीदने के लिए अरबों खर्च करना वाकई फिजूल खर्ची थी, लेकिन आम लोगों में से किसने करियर देखा था? कौन उस पर सवार हुआ था? अगर कोई पार्क बनता तो उसकी लोकप्रियता डिज्नी से कम नहीं होती, है ना? अगर कीमतें थोड़ी ज़्यादा भी होती तो भी बहुत से लोग ज़रूर वहां जाने को तैयार होते। हथियारों और उपकरणों के रखरखाव की ज़रूरत के बिना बस अच्छी सफाई से करियर शिवम को जल्द ही बड़ा फ़ायदा पहुंचा सकता था, और अरबों की लागत कुछ ही सालों में वसूल हो जाती। इस लिहाज से ये व्यवसाय काफ़ी मुनाफे वाला था। ठीक है, मैं इस छोटी सी बात पर राज़ी हूँ। समय पर टैक्स देना याद रखना। हा, शुक्रिया चीफ, शुक्रिया चीफ। ... कुछ घंटों बाद बाल्डोस के युद्धपोत ने उन्हें पास के एक बंदरगाह पर पहुंचाया, और उस जहाज़ को जूंगयंग द्वारा भेजे गए लोगों ने सीधे जियांगन शहर के परिवहन बंदरगाह पर वापस पहुंचा दिया। उत्तरी अमेरिका में शिवम के निजी विमान को भी नज़दीकी हवाई अड्डे पर भेज दिया गया, और उसकी वजह से हुई गोलीबारी में फंसे यात्रियों को सुरक्षित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई अड्डे पर पहुंचा दिया गया। तस्क, पूंजीवाद की कैसी पतित सांस। राजधानी के हवाई अड्डे से बाहर निकलते हुए शिवम खुद को मुड़ने से नहीं रोक सका। शहर की हवा में पैसों की व्यस्त बदबू फैल गई थी, जिससे वह थोड़ा असहज हो गया। ग्रैमी के उद्घाटन समारोह में अभी 3 दिन बाकी थे, क्योंकि कल ग्रैमी के कार्य समूह ने ऑनलाइन एक कॉकटेल पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें सभी नामांकित गायक और प्रायोजक शामिल होंगे, जिससे यह एक वार्षिक आयोजन बन जाएगा। इन दिनों बेहतर होगा कि तुम अच्छा व्यवहार करो। चाहे कुछ भी हो, हम किसी और के इलाके में हैं और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। गुओ शिन्यू शिवम के स्वभाव को जानता था। अगर कोई उत्साह न भी हो तो भी वह हमेशा कुछ न कुछ बना ही सकता था। क्या मैं उस तरह का इंसान हूँ? शिवम को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। मैं तभी जवाब देता हूँ जब लोग मुझे परेशान करते हैं। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो परेशानी खड़ी करना पसंद करता हो। ऐसा ही हो। गुओ शिन्यू ने शिवम को अपनी बाहों में भर लिया। शुरुआत में लोरफिस परिवार ने अपने मनोरंजन के लिए लोगों का इंतजाम किया था, लेकिन इससे घूमने फिरने के कई मौके कम हो गए। शिवम अभी भी इन दिनों का फ़ायदा उठाकर संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी को अच्छी तरह से देखना चाहता था। आखिरकार वह जिंदगी में पहली बार इस जगह आया था। धमाका। वे सड़क पर बस 20 मिनट से ज़्यादा ही चले थे कि अचानक पास की एक इमारत से एक ज़ोरदार धमाका हुआ। ऊपर से कंक्रीट के बड़े बड़े टुकड़े गिरे और नीचे खड़े कई बच्चे और बुजुर्ग इतने डर गए कि भागने की सोच भी नहीं पा रहे थे। जियाओ यी, आसपास के कैमरे बंद कर दो। शिवम और गुओ शिन्यू ने एक दूसरे को देखा और 2 गोलियों की तरह तेजी से बाहर निकले और लोगों को पत्थरों से कुचलने से पहले ही बचा लिया। अरे, मैंने हमेशा सुना है कि इन जगहों पर अक्सर कुछ गड़बड़ियां होती हैं, और पता चला कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं। तब शिवम को एहसास हुआ कि भारत कितना शांत और सुरक्षित है। क्या हुआ पता नहीं। शिवम ने उस जगह की ओर देखा जहां विस्फोट हुआ था। यह इमारत संयुक्त राज्य अमेरिका में राजधानी का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र थी। यह विस्फोट बम या ऐसी किसी चीज से नहीं हुआ। शिवम ने अलौकिक शक्तियों की एक धुंधली आभा देखी। यह एक महाशक्ति का उपयोग करता है। शिवम ने हंसी से द्वार की ओर देखा। बिल्कुल, मैं जहां भी हूं वहां हमेशा उत्साह रहता है। 2 चौथी श्रेणी के महाशक्ति उपयोगकर्ता, एक 5वीं श्रेणी का महाशक्ति उपयोगकर्ता। संयुक्त राज्य अमेरिका की ताकत वाकई प्रभावशाली है। अंटार्कटिका के खंडहरों में उनके लोग भारत के महाशक्ति उपयोगकर्ताओं के लगभग समान स्तर के थे, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये उपद्रवी भी उतने ही शक्तिशाली होंगे। जियाओ यी, ये लोग कौन हैं? क्या तुम इनके बारे में कोई जानकारी ढूंढ सकते हो?
शिवम ने पूछा, अगर मुझे इतनी छोटी सी बात पर जानकारी नहीं मिल पाई तो मैं खुद को एक शीर्ष सभ्यता की बुद्धिमान प्रणाली कहने की हिम्मत कैसे कर पाऊंगा। तीनों महाशक्ति उपयोगकर्ताओं के बारे में जानकारी तुरंत शिवम की आंखों के सामने आ गई। अंतर्राष्ट्रीय उच्च समाज में महाशक्ति उपयोगकर्ता बनाने के लिए मानव प्रयोग स्पष्ट रूप से निषिद्ध थे, इसलिए कुछ विशेष संस्थागत संगठनों को छोड़कर अधिकांश देशों के महाशक्ति उपयोगकर्ता स्वाभाविक रूप से पैदा हुए थे। इसी तरह इन लोगों की पृष्ठभूमि, जन्म और परिवेश अलग अलग थे, जिसके कारण उनके बीच अलग अलग मूल्य प्रणालियां थीं। कुछ लोगों ने महाशक्तियों के उपयोगकर्ता बनने के बाद यह मानसिकता अपना ली कि अधिक शक्ति के साथ अधिक जिम्मेदारी भी आती है और वे सुपरहीरो की तरह अदृश्य अंधकार में सामाजिक स्थिरता के लिए लाभकारी कार्य करने लगे। हालांकि कुछ लोगों ने महाशक्तियां प्राप्त करने के बाद अपनी क्षमताओं का उपयोग बड़े पैमाने पर बुराई के लिए किया। इन शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक देश ने यानहुआंग जैसा एक आधिकारिक महाशक्ति उपयोगकर्ता संगठन स्थापित किया जो सभी महाशक्ति उपयोगकर्ताओं को एकीकृत निर्देशों के तहत प्रबंधित करता। पहला, यह उनके व्यवहार को नियंत्रित कर सकता था और दूसरा, यह उनकी शक्तियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डालने की अनुमति दे सकता था। लेकिन हर देश भारत जितना सामंजस्यपूर्ण नहीं था। कई देशों में एक बार जब कुछ शक्तिशाली महाशक्ति उपयोगकर्ता एक निश्चित स्तर की शक्ति प्राप्त कर लेते थे तो वे राष्ट्रीय तंत्र की परवाह करना छोड़ देते थे और यहाँ तक कि अपने लाभ की तलाश में राज्य का सामना करने के लिए अपने स्वयं के संगठन भी बना लेते थे। ये तीन महाशक्ति उपयोगकर्ता हाइड्रा नामक एक स्थानीय संगठन से आए थे, जो पश्चिमी पौराणिक कथाओं से 9 सिरों वाला एक विशाल समुद्री राक्षस था, जिसके पास पहाड़ों को हिलाने और समुद्र को उल्टने की शक्ति थी। हाइड्रा का नेता 7वीं श्रेणी का महाशक्ति उपयोगकर्ता था, लेकिन वह कुछ हद तक विशिष्ट था क्योंकि वह एंजेला और फीकीर जैसे किसी भी बाहरी कारक के बिना एक सहज जागृति महाशक्ति उपयोगकर्ता था। इसलिए 8वीं श्रेणी का महाशक्ति उपयोगकर्ता गनार भी उसका समकक्ष ही था। भारत को भी ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन लॉन्ग टीम की बेजोड़ ताकत और फैंग परिवार के प्रभाव के कारण खलनायक संगठनों के जड़ जमाने के किसी भी संकेत को पहले ही संकेत पर मिटा दिया गया। हाइड्रा की व्यापक ताकत आधिकारिक महाशक्ति उपयोगकर्ता संगठन शील्ड के लगभग बराबर थी, इसलिए कोई भी एक दूसरे को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता था। उत्तरी अमेरिका में शिवम के प्रतिनिधि लोरफिस परिवार की बात करें तो जब तक दोनों ताकतें उनके हितों को प्रभावित नहीं करती थीं, तब तक वे हस्तक्षेप करने की जहमत नहीं उठाते थे, इसलिए दोनों पक्षों के बीच अक्सर गंभीर संघर्ष छिड़ जाते थे। बाहरी लोगों को इस हाइड्रा ऑपरेशन का मकसद नहीं पता था, लेकिन एक जटिल नेटवर्क सिस्टम के जरिए जियाओई ने आसानी से सब कुछ समझ लिया। पिछले साल विभिन्न देशों के महाशक्ति उपयोगकर्ताओं की एक टीम ने सहारा रेगिस्तान के पास खंडहरों की खोज की, जो किसी उच्च स्तरीय द्वितीय स्तरीय सभ्यता द्वारा छोड़ा गया जहाज प्रतीत होता था। उस जहाज में उन्हें 50 ग्राम से ज्यादा सेज क्रिस्टल और द्वितीय स्तरीय सभ्यता के कुछ टूटे फूटे तकनीकी उत्पाद मिले। वितरण के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को एक ऐसा उपकरण मिला जिसका कार्य अस्पष्ट था, और 1 साल से ज्यादा के शोध के बाद उन्हें पता चला कि इस उपकरण का इस्तेमाल वास्तव में सेज क्रिस्टल की ऊर्जा को मुक्त करने के लिए किया जाता था। वैज्ञानिकों के अनुसार जब महाशक्ति उपयोगकर्ता जानबूझकर ऊर्जा अवशोषित करते थे तो सेज क्रिस्टल लगभग 1 यूनिट प्रति घंटे की दर से ऊर्जा मुक्त करता था, लेकिन इस उपकरण के विस्तार के साथ इसकी दक्षता 10 गुना से भी ज्यादा हो सकती थी। अगर वे इस मशीन की संरचना का अध्ययन कर सकें और इसका उपयोग कर सकें तो संयुक्त राज्य अमेरिका बड़ी संख्या में उच्च स्तरीय महाशक्ति उपयोगकर्ताओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है। इसका मतलब ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे उनकी आधिपत्य की स्थिति और मजबूत होगी। हालांकि हाइड्रा को इसकी कोई चिंता नहीं थी, वे बस इतना जानते थे कि एक बार इस मशीन की मरम्मत और शोध हो जाने के बाद सबसे शक्तिशाली महाशक्ति उपयोगकर्ता होने के नाते गनर कुछ ही समय में 9वें स्तर के महाशक्ति उपयोगकर्ता तक पहुंच जाएगा। तब तक भले ही हाइड्रा के नेता का संविधान विशेष हो, वह गनर के मुकाबले का नहीं हो सकता था। इतना ही नहीं, बल्कि पूरी महाशक्ति उपयोगकर्ता टीम की शक्ति में जबरदस्त उछाल आएगा और जल्द ही आधिकारिक महाशक्ति उपयोगकर्ता संगठन द्वारा हाइड्रा का सफाया भी हो सकता है। और इस मशीन पर शोध करने वाली प्रयोगशाला इसी इमारत में थी। उनका लक्ष्य सरल था, शोध के परिणाम वापस लेना, या अगर वे उन्हें वापस नहीं ला पाए तो उन्हें नष्ट कर देना ताकि वे अभी भी उसी स्तर पर रहें। यह इमारत हमेशा महाशक्ति उपयोगकर्ताओं द्वारा संरक्षित थी, लेकिन यह संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी के सबसे व्यस्त इलाके में स्थित थी, और सामान्य ऐसी परिस्थितियों में हाइड्रा ऐसी जगह पर कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि इससे महाशक्ति उपयोगकर्ताओं के अस्तित्व का खुलासा जनता के सामने हो सकता था, जो बहुत परेशानी भरा होता। लेकिन उन्होंने हाइड्रा के लिए इस उपकरण के आकर्षण और खतरे को स्पष्ट रूप से कम करके आंका, और उन्होंने सीधे 3 शक्तिशाली महाशक्ति उपयोगकर्ताओं को इस इमारत में घुसपैठ करने के लिए भेज दिया। पहरा देने वाला महाशक्ति उपयोगकर्ता केवल एक द्वितीय श्रेणी का महाशक्ति उपयोगकर्ता था,
उसके साथ 3 प्रथम श्रेणी के महाशक्ति उपयोगकर्ता और कई एसएसएस स्तर के महाशक्ति उपयोगकर्ता थे, लेकिन 3 चतुर्थ श्रेणी या उससे उच्चतर महाशक्ति उपयोगकर्ताओं का सामना करने पर मारे जाने से पहले उनके पास प्रतिरोध करने का बहुत कम मौका था। जानकारी छीनने की प्रक्रिया बेहद सुचारू थी और हालांकि राजधानी में कई उच्च स्तरीय महाशक्ति उपयोगकर्ता स्टैंड बाय पर थे, हाइड्रा में मौजूद लोगों ने पहले से ही प्रतिक्रिया की तैयारी कर रखी थी। संभवतः वे पहले से ही कुछ निर्जन क्षेत्रों में युद्ध में लगे हुए थे। जहां तक अन्य स्थानों से महाशक्ति उपयोगकर्ताओं की बात है, उन्हें यहां पहुंचने में काफी समय लग सकता है। शिवम संयोग से इस वार्षिक नाटक पर अचानक आ गया। स्विश 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 3 आकृतियां फुर्ती से इमारत से 20 मंजिल से भी ज्यादा नीचे कूद गईं। उनके चेहरे सांप के चेहरे जैसे मुखौटों से सजे थे, जो इस संगठन का प्रतीक लग रहे थे। क्लिक, उनके ऊपर से बिजली की एक चमक गुजरी। इमारत गिरने की वजह से आसपास के ज्यादातर लोग अब तक खाली हो चुके थे और इस गली में कोई नहीं होना चाहिए था। फिर भी इस पल उन्होंने 2 युवकों, एक पुरुष और एक महिला, को अपने सामने खड़े पाया। आश्चर्यजनक रूप से वह आदमी एक फोन पकड़े हुए था और उनकी कई तस्वीरें ले रहा था। अरे, मैं फ्लैश बंद करना भूल गया। शिवम अजीब तरह से हंसा। मुझे लगता है तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। घो शिन्यू ने आंखें घुमाते हुए आह भरी। भारत के लोग, तीनों लोगों के मुखौटों के नीचे के भाव बदल गए। उन्हें भारत के लोगों से सबसे ज्यादा डर था। वह देश ततैया के छत्ते जैसा था। एक बार छेड़ने पर अनगिनत मुसीबतें उन्हें ढूंढने आएंगी। हम क्या करें? हमारी जानकारी बाहर नहीं जानी चाहिए। हमें ये दस्तावेज वापस लेने होंगे। उन्हें मार डालो। मिशन ज्यादा महत्वपूर्ण है और अगर हम इस उपकरण का निर्माण करने में कामयाब हो जाते हैं तो जब संगठन और लोगों के साथ आगे बढ़ेगा तो हमें उस भारत महिला जून जिन्यान से डरना नहीं पड़ेगा। ठीक है। महाशक्ति प्रयोगकर्ताओं में से एक ने सिर हिलाया और उसकी मुट्ठियों से 2 बेहद तीखे हड्डी के ब्लेड निकले। अरे, मैं तो बस देख रहा हूं और तुम मुझे इसके लिए मारने की कोशिश कर रहे हो। शिवम की मुट्ठी पर एक हल्की सुनहरी रोशनी चमक उठी। जानवर राजा मुट्ठी। शेर जैसी दहाड़ पूरी गली में गूंज उठी और मुट्ठी का जोर एक सुनहरे शेर के सिर के प्रेत में बदल गया, जो तुरंत महाशक्ति प्रयोगकर्ता की छाती में जा लगा। धमाका! उसका शरीर उल्कापिंड की तरह उड़ गया, इमारत की बाहरी दीवार से टकराकर। बाकी 2 महाशक्तियों के चेहरे बदल गए। तुम कौन हो? शिवम ने कंधे उचकाए। मैं तो बस गुजर रहा था। क्या तुम शील्ड के सुपरपावर यूजर हो? बाकी 2 सुपरपावर यूजर्स ने उसे सावधानी से देखा। जो चौथे स्तर के सुपरपावर यूजर को हवा में उछाल सकता है, वह शील्ड के बाहर तो हो ही नहीं सकता। शील्ड? मुझे लगा था कि यह नाम अमेरिकी फिल्मों में यूं ही इस्तेमाल कर लिया जाता है। पता चला कि उनके संगठन का नाम भी यही है। शिवम को अचानक याद आया कि पौराणिक कथाओं में हाइड्रा नाम के समुद्री जानवर को भी हाइड्रा ही कहा जाता था। क्या ये लोग बहुत आलसी नहीं हैं? उन्होंने नाम बदलने की भी जहमत नहीं उठाई। क्या उन्हें डर नहीं है कि आम इंसान उनके बारे में पता लगा लेंगे? होस्ट, शायद इसी वजह से यहाँ के लोग यह मानते हैं कि ये संगठन सिर्फ साइंस फिक्शन में ही होते हैं, हकीकत में नहीं। कुछ तो समझ में आता है। शिवम ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। मुझे आश्चर्य है कि क्या हल्क और आयरन मैन जैसे सुपरहीरो असली सुपरपावर यूजर्स को टेम्पलेट बनाकर बनाए गए थे। तुम असल में कौन हो? खुद को पूरी तरह से नज़रअंदाज होते देख दोनों महाशक्ति उपयोगकर्ता तुरंत नाराज हो गए। जिस महाशक्ति उपयोगकर्ता को शिवम ने बीस्ट किंग फिस्ट से घूंसा मारा था, वह मलबे से रेंगता हुआ बाहर आया। उसके पूरे शरीर पर चोटें थीं, उसके होठों से खून टपक रहा था और उसने शिवम को डर के भाव से देखा। क्या तुम ठीक हो? यह आदमी बहुत ताकतवर है। इसने एक ही घूंसे से मेरी 7 पसलियां तोड़ दी। खांसी खांसी। उस महाशक्ति उपयोगकर्ता ने जोर से खांसी और एक महाशक्ति उपयोगकर्ता की प्रबल पुनर्योजी शक्तियां भी इतने गंभीर घावों को जल्दी ठीक नहीं कर सकती। वह शायद शील्ड से नहीं है। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। तुमने शील्ड को एशियाई लोगों की भर्ती करते कब देखा है? उनमें हमेशा से ही प्रबल राष्ट्रवादी भावनाएं रही हैं। एशियाई? भारत? क्या ये हो सकता है? अचानक उन तीनों के दिमाग में एक भयानक संभावना कौन थी? इतना जवान, फिर भी इतना ताकतवर, और भारतीय भी। दुनिया में ऐसा लग रहा था कि ऐसे विशेषज्ञ सिर्फ एक ही जगह हो सकते हैं। जूंग शिन्यान के लोग। उनकी नज़रें एक साथ शिवम पर पड़ीं, लेकिन उन्होंने कभी दूसरे देशों के मामलों में दखल नहीं दिया। जब तक कोई भारत से छेड़छाड़ नहीं करता, उन्होंने कभी दखल नहीं दिया। तो क्या ये सेगर क्रिस्टल स्टिमुलेटर के लिए है? वे अटकलें लगाने से खुद को नहीं रोक पाए। आज तक किसी भी महाशक्तिशाली व्यक्ति को जूंग शिन्यान के लोगों पर कभी कोई बढ़त हासिल नहीं हुई है। कई लोगों को शक है कि उसके पास कुछ ऐसा है जो दूसरे देशों के पास नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके पास भी सेगर क्रिस्टल स्टिमुलेटर जैसी कोई चीज़ हो जो उन्हें इतना शक्तिशाली बनाती है? क्या इसीलिए वह हाइड्रा के हाथों में ऐसी जानकारी पढ़ने से भी डरती है? जितना ज़्यादा उन्होंने इसके बारे में सोचा, ये बात उतनी ही ज़्यादा सच लगने लगी। महामहिम, क्या आपका लक्ष्य भी यही सेगर क्रिस्टल स्टिमुलेटर है?
भारतीय के 5वें स्तर के प्रमुख महाशक्ति प्रयोगकर्ता ने पूछा, अगर बात इस वस्तु की है तो शायद हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। कौन सा उत्तेजक, ऐसी बेकार चीज को कौन देखेगा। दूसरे स्तर की सभ्यता के लिए भी ऋषि क्रिस्टल के इस्तेमाल की दक्षता बेहद कम थी। केवल तीसरे स्तर से ऊपर की सभ्यताएं ही ऐसे क्रिस्टल की ऊर्जा को कुशलता से विकसित कर सकती थीं। उन कुशल उत्तेजकों के सिद्धांतों और ब्लूप्रिंट की बात करें तो शिवम के पास वे प्रचुर मात्रा में थे। उसे ऐसी पुरानी वस्तुओं में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर तुमने हमारा रास्ता क्यों रोका। वे अब भी उस पर यकीन नहीं कर रहे थे। अरे, क्या तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है। शिवम को अचानक लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वह बस उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था और अचानक एक ट्रक से टकरा गया जिसके पास कोई सिस्टम था, जिससे लगभग दुर्घटना हो गई। आखिरकार जमीन पर पहुंचकर वह एक आतंकवादी हमले के बीच फंस गया। वह बस वहां से गुजर रहा था और याद के लिए एक तस्वीर लेना चाहता था। बिना कुछ कहे इन लोगों ने उसे जान से मारने की कोशिश की। उसे आत्मरक्षा में मुक्का मारना पड़ा। उसे शील्ड और हाइड्रा के बीच के संघर्ष में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, न ही उस टूटे हुए हथियार में। अगर उसे मुफ्त में भी मिल जाए तो भी वह उसे नहीं चाहेगा। ये लोग हमेशा अपने बारे में इतना ऊंचा क्यों सोचते हैं। ये खुद को क्या समझते हैं। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ग्रैमी पुरस्कार समारोह और पार्टी में शामिल होने अमेरिका आया था। हम अभी आधे घंटे पहले ही पहुंचे हैं। हम बस सड़क पर टहल रहे थे। यहाँ कौन किसके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। शिवम जितना ज्यादा इस बारे में सोचता उतना ही ज्यादा गुस्सा आता। रयुकावा सुकियो अभी अभी चुपके से निकल गया था, उसे गुस्से से भरकर। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तीनों महाशक्तियों के उपयोगकर्ताओं के मन में अचानक सवालिया निशान उठने लगे। क्या ये भारत युवक सचमुच बस एक राहगीर हो सकता है। लेकिन क्या ये सब संयोग नहीं था। चूंकि हमारे और तुम्हारे बीच कोई हितों का टकराव नहीं है मेरे दोस्त, क्या तुम एक तरफ हट सकते हो। शिवम की ताकत गहरी और अथाह थी और वे सचमुच उससे यहाँ भिड़ना नहीं चाहते थे। तुम्हें लगता है कि किसी को मारने के बाद तुम यूं ही चले जाओगे। शिवम खुश नहीं था। अगर तुम पहले ही चले जाते तो मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होती। लेकिन तुम्हारे आदमी ने अपनी छाती से मुझे मुक्का मारा और मेरी गर्लफ्रेंड को भी डरा दिया। तुम्हें मुझे कोई सफाई देनी होगी, है ना। हे भगवान, अपनी छाती से मुक्का मारा। तीनों लगभग गाली देना चाहते थे। क्या वह देख नहीं सकता था कि कौन घायल है और खून थूक रहा है। ठीक है, शायद उन्होंने देखा था। शिवम पर हमला शुरू करने वाले और गलत थे। लेकिन वहां जो लड़की है, क्या वो जरा भी डरी हुई लग रही है। वो अपने फ़ोन से वीडियो बना रही थी। क्या वो इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगी। आखिर आप क्या चाहते हैं, सर। भुगतान कर दो, शिवम ने बिना सोचे समझे कहा। ठीक है, हम भुगतान कर देंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के महाशक्ति उपयोगकर्ता शायद लगभग वहां पहुंच ही गए थे। अगर वे अभी नहीं गए तो बहुत देर हो सकती है। प्रमुख महाशक्ति उपयोगकर्ता ने अपनी कलाई पर लगे उपकरण पर कुछ बटन दबाए। मुझे अपना बैंक खाता नंबर दो। 622,202x। शिवम ने कुछ नंबर दिए। चलो, 10 लाख अमेरिकी डॉलर। क्या तुम मुझे भिखारी की तरह भगाना चाह रहे हो। ज्यादा जोर मत लगाओ, सर। हम तुमसे नहीं डरते। अगर तुम दबाव डालते रहे तो शायद हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा। मेरे चेहरे को अच्छी तरह देखो। क्या तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी को नहीं जानते। जब मैं भावनात्मक कष्ट और इलाज के बिलों के लिए मुआवजा मांगता हूं तो वह कम से कम 1 या 2 अरब अमेरिकी डॉलर होता है। क्या तुम यहाँ मिस्टर शिवम का अनादर कर रहे हो। शिवम ने अपनी आभा बिखेरी और जमीन मानो भूकंप में हिल गई। नहीं, हम और देर नहीं कर सकते। उन्हें पहले से ही कई शक्तिशाली ताकतों का एहसास हो रहा था। तुम दोनों उसे रोको और मैं लड़की को पकड़ लूंगा। मुझे यकीन नहीं है कि उसे अपनी प्रेमिका की सुरक्षा की परवाह नहीं होगी। ठीक है। एक समझौते पर पहुंचने के बाद 5वें स्तर के महाशक्ति उपयोगकर्ता और 4थे स्तर के महाशक्ति उपयोगकर्ता ने एक साथ शिवम पर हमला किया, जबकि घायल व्यक्ति गुओ शिन्यू की ओर बढ़ रहा था। घायल होने पर भी एक साधारण लड़की से निपटना आसान होना चाहिए, है ना। रुको। फैंग जुए ने महाशक्ति उपयोगकर्ता को गुओ शिन्यू की ओर दौड़ते देखा और तुरंत चिल्लाया। जैसा मैंने सोचा था, उसके चेहरे पर विजय का भाव उभर आया, मानो गुओ शिन्यू पहले ही उसका बंधक बन चुका हो। डिंग। गुओ शिन्यू के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं दिख रही थी। उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और उसे अपनी उंगलियों से हल्के से झटका। एक तेज विद्युत धारा प्रवाहित हुई जो विद्युत चुंबकीय तोप की गति से उसकी छाती को भेदती हुई निकल गई। धमाका। महाशक्ति का प्रयोग करने वाला शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके दिल से बस कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्पष्ट भेदने वाला घाव रह गया। अगर वह जरा भी मुड़ता तो उसका दिल चकनाचूर हो जाता। आह। शिवम ने आह भरी। उसका रूप भूतिया और मायावी लग रहा था। जब दोनों महाशक्ति प्रयोग करने वालों ने उसे फिर से देखा तो उनके चेहरों पर जूतों के 2 निशान पड़ चुके थे। क्रैक। ये हड्डियों के टूटने की आवाज़ थी।
मैं तुम्हें बताना चाहता था कि औरतों से पंगा मत लो, लेकिन तुमने मुझे कहने का मौका ही नहीं दिया। शिन्यू, क्या तुमने ये चाल अपनी बहन से सीखी है? हाँ, मैंने स्कूल में अपना ज़्यादातर समय संगीत सीखने में बिताया है, और यह रेलगन चाल शक्तिशाली भी है और सीखने में आसान भी। हालांकि गो शिन्यू ने पहले कभी ऐसी स्थिति का अनुभव नहीं किया था, लेकिन वह इस अजीबोगरीब और असामान्य से अनजान नहीं थी। इस ग्रह पर चाहे कितनी भी विचित्र चीज़ें क्यों न हो, क्या ये सुपर गॉड अकादमी के शिक्षकों से ज़्यादा आश्चर्यजनक हो सकती है? सुपर गॉड अकादमी में भारत मार्शल आर्ट उपन्यासों से निकले शिक्षक हर दिन दोपहर में स्कूल की सबसे ऊंची इमारत पर एक अभ्यास मैच खेलते थे और इसे हुआशान तलवार वाद विवाद का आधुनिक संस्करण कहते थे। शिक्षक बेइज्जता और शिक्षक सुन वुकोन के बीच लगभग हर कुछ दिनों में ज़बरदस्त लड़ाइयाँ होती थीं। अगर स्कूल में स्वचालित रूप से मरम्मत करने की क्षमता नहीं होती, तो शायद ये बहुत पहले ही ध्वस्त हो गया होता। जब से शिक्षक याओ चेन और फीनिक्स महिला के बीच छात्रों की भर्ती को लेकर झगड़ा हुआ था, तब से स्कूल में एक जगह हमेशा दो अलग अलग रंगों और तापमानों वाली लपटों से जलती रहती है। फिर मेक वॉफेयर क्लास के छात्र थे, खासकर गो शिन्यू का भाई गो जुन्यू, जो कभी कभार अपने शिक्षक के गुंडम को चुराकर मौज मस्ती के लिए निकल पड़ता था। वह पॉटर शिक्षक छात्रों को जादू ठीक से सिखाने के बजाय हर दिन अपना अदृश्य लबादा पहनता और महिला शिक्षकों के नहाते समय कुछ अकल्पनीय हरकतें करता। इन सब का अनुभव करने के बाद गो शिन्यू की सोच पहले ही बदल चुकी थी और उसके लिए ये सचमुच एक मामूली बात थी। देखो, तुम अभी भी बस शरारती हो। अगर तुमने वो तस्वीरें नहीं ली होती तो हम इस स्थिति में नहीं होते। अरे, ऐसा रोज नहीं होता कि तुम ऐसा कुछ देखते हो। मैं खुद को रोक नहीं पाया। तो फिर हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए? हम पकड़े तो नहीं जाएंगे, है ना? गो शिन्यू ने चिंतित होकर पूछा। इस देश में निगरानी नेटवर्क लगभग हर जगह मौजूद था। चिंता मत करो, मैंने इस रास्ते के सभी कैमरे बंद कर दिए हैं। हमें जल्दी से निकल जाना चाहिए। हम शिवम ने चारों ओर नज़र दौड़ाई। कोई भी घायल आम आदमी नहीं था। जहां तक उन 3 महाशक्ति उपयोगकर्ताओं की बात है जो पहले से ही बेहोश थे, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी जब शील्ड का कोई व्यक्ति उन्हें संभालने आएगा, है ना? ज़रूर। उन्हें वहां से निकले हुए 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि मलबे के ढेर के पास 1 दर्जन लोग दिखाई दिए। कुछ ही देर पहले हाइड्रा के लोगों ने शील्ड के मुख्यालय पर हमला किया था और पूरी राजधानी के महाशक्ति उपयोगकर्ता नज़दीकी शहर से आकर वहां खींचे चले आए थे। शुरू में उन्हें लगा कि हाइड्रा के लोग शायद अपना काम पूरा करके चले गए होंगे, लेकिन अचानक वे सब खून से लथपथ मरते हुए कुत्तों की तरह जमीन पर पड़े थे। कैप्टन, ये तीनों पहले से ही बेहोश हैं और उनके पास मौजूद सारे दस्तावेज सही सलामत हैं। ये किसने किया? मुख्य महाशक्ति उपयोगकर्ता ने पूछा। मुझे जांच करने दो। एक महाशक्ति उपयोगकर्ता की कलाई पर एक छोटा सा फोल्डेबल कंप्यूटर दिखाई दिया। कैप्टन, इस पूरी गली की निगरानी कुछ मिनटों के लिए बाधित हो गई थी। यह जरूर उसी ने किया होगा जिसने उन पर हमला किया था। क्या यहाँ किसी ने हमें हरा दिया होगा? असंभव, हम सबसे नज़दीक थे और किसी अन्य शील्ड टीम ने इस घटना की सूचना नहीं दी, कप्तान ने कहा। हो सकता है कि यह कोई नागरिक महाशक्ति उपयोगकर्ता हो। कोई बेतुका अनुमान नहीं, यह एक गंभीर मामला है। हमें इसकी तह तक जाना होगा। चलो शेंतु को बुलाते हैं, उसे कुछ सुराग मिल जाने चाहिए। हम पहले हालात की खबर तो देते हैं। कुछ ही देर बाद अमेरिका में इस घटना की खबर आई। शील्ड ने शायद दखल दिया होगा और इस विस्फोट की घटना को प्रयोगशाला दुर्घटना बता दिया होगा। चूंकि कोई हताहत नहीं हुआ था, इसलिए यह मामला शायद यूं ही टल जाएगा। लोरफिस परिवार का कारोबार उत्तरी अमेरिका में फैला हुआ था और स्वाभाविक रूप से अमेरिका भी इसका अपवाद नहीं था। किसी भी आलीशान होटल में आपको लोरफिस परिवार की झलक मिल सकती थी। कुछ घंटों की खरीदारी और भरपेट भोजन के बाद शिवम और गो शिन्यू ने ग्रैमी द्वारा उनके लिए व्यवस्थित होटल ढूंढ लिया और वहां चेक इन कर लिया। होटल काफ़ी आलीशान था, शायद शिवम की पहचान को ध्यान में रखते हुए। अन्य भाग लेने वाले गायकों को शायद इतना अच्छा व्यवहार नहीं मिला होगा। घर पर फीकीर और एंजल दोनों लगभग हमेशा गो शिन्यू से चिपकी रहती थीं, जिससे शिवम के लिए उन दोनों के अकेले रहने का मौका ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता था। इस विदेश यात्रा में दोनों नन्हे मुन्नों के हस्तक्षेप के बिना शिवम को आखिरकार ऐसे छिपकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ी जैसे उसका कोई अफेयर चल रहा हो। बीप टिल्डर। अगली शाम एक और भोज था। एक दिन पहले ही शिवम ने जियाओ जी को सूर्य देव को भारत से होटल के प्रवेश द्वार तक गाड़ी से लाने को कहा था। वह भोज के रास्ते में किसी भी अप्रत्याशित घटना का सामना नहीं करना चाहता था। होस्ट, लॉबी में 4 महाशक्तियां धारण करने वाले बैठे हैं। शिवम और गो शिन्यू अभी लिफ्ट से बाहर निकले ही थे कि जियाओ जी ने उसे सचेत किया। मुझे इसका आभास कैसे नहीं हुआ? शिवम की दिव्य इंद्रिय ने लापरवाही से लॉबी की छानबीन की, लेकिन महाशक्तियों का कोई निशान नहीं मिला। हो सकता है कि उन्होंने अपनी शक्तियों को अवरुद्ध करने के लिए दवाओं या उपकरणों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन मैं उन्हें पहचान लूंगा।
क्या वे हाइड्रा से हैं? शिवम ने भौहें चढ़ाईं, यह अनुमान लगाते हुए कि वे ही एकमात्र लोग थे जिनसे उसका टकराव हो सकता था। नहीं, वे शील्ड के लोग हैं। ये चारों छठी श्रेणी के महाशक्ति उपयोगकर्ता हैं। शील्ड के लोगों की ताकत कमजोर नहीं है। पिछली बार अंटार्कटिक अवशेषों में सबसे शक्तिशाली गनार 8वीं श्रेणी का था, जिसमें 2 7वीं श्रेणी के थे और टीम के बाकी 7 सदस्य छठी श्रेणी के महाशक्ति उपयोगकर्ता थे। अप्रत्याशित रूप से यहाँ 4 और लोग थे जिनमें से कोई भी पहले वाले 7 में से नहीं था। लगता है मुझे भारत के महाशक्ति उपयोगकर्ताओं और प्राचीन मार्शल कलाकारों की भी अपनी क्षमताएं बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। हालांकि शिवम ने उन्हें ढेर सारे अमृत दिए थे, फिर भी उसे लगा कि यह गति थोड़ी धीमी है। चलो देखते हैं कि वे क्या करने का इरादा रखते हैं। शिवम ने घोर शिन्यू की पतली कमर पर हाथ रखा और लॉबी से बाहर निकलते हुए हंसे और मजाक किया। क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही हैं? महाशक्ति उपयोगकर्ताओं ने आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके एक दूसरे से संवाद किया। मैं उस युवक को जानता हूँ, उसका नाम शिवम है। वह भारत से हैं और इस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ये सही है, शेन, तूने वहाँ से ऊर्जा अवशेषों का पता लगाया। वह बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन ऊर्जा के प्रति उनकी संवेदनशीलता हमसे 1000 गुना ज्यादा है, इसलिए ये गलत नहीं हो सकता। लेकिन ब्यूरो ने उनकी जांच कर ली है, वे ग्रैमी में शामिल होने आए हैं और उनका हाइड्रा से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत नहीं। दुनिया का सबसे अमीर होने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। अगर वह ड्रैगन भी हैं तो उन्हें चुप रहना होगा। उन्हें कम मत आंको। अगर उस दिन सचमुच यही उनका काम था तो उनकी क्षमताएं कम से कम 5वीं श्रेणी के महाशक्तियों से तो बेहतर हैं। समझ गया। ... ये अमेरिकी वाकई जगह चुनना जानते हैं। शहर में भोज के लिए कोई जगह क्यों नहीं ढूंढते? यहाँ इतनी दूर क्यों आए हो? शिवम ने शिकायत की। एंटी ग्रेविटी डिवाइस के बिना कार का अंडरकैरेज शायद अब तक टूट चुका होता। मैंने सुना है कि यह भोज श्री बेजोस द्वारा आयोजित किया जा रहा है और यह राजधानी के बाहरी इलाके में एक निजी एस्टेट में है। घोर शिन्यू ने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। ओह, उसी कॉमर्स प्लेटफॉर्म के संस्थापक है ना? शिवम को थोड़ा अजीब लगा। वह आदमी दुनिया का सबसे अमीर हुआ करता था जब तक कि शिवम द्वारा टेंगक्सुन के अधिग्रहण और वीआर तकनीक वाले गेम्स की एक श्रृंखला के लॉन्च ने उसकी रैंकिंग नीचे नहीं गिरा दी और केवल शिवम और मा टेंग ही उससे आगे थे। हे, ध्यान रखना कि तुम कोई बखेड़ा ना खड़ा करो, घोर शिन्यू ने मजाक किया। जैसे ही वे बेतहाशा बातें और हंसी कर रहे थे, पास ही जमीन अचानक खिसक गई और जमीन से एक मोटी चट्टान की दीवार सीधी खड़ी हो गई। धमाका। सूर्यदेव, सौर भट्टी चालू होने पर उल्कापिंडों को भी चकनाचूर कर सकते थे, एक साधारण चट्टान की दीवार तो दूर की बात है। लेकिन अपनी वर्तमान गति से चलते हुए वाहन लगातार कई दीवारों को तोड़ते हुए रुक गया। फुसफुसाओ, शिवम के चेहरे पर तुरंत भाव उड़ गए। हालांकि उनमें से किसी को भी चोट नहीं आई, लेकिन इस तरह बेतरतीब ढंग से रुक जाना किसी को भी परेशान कर सकता था। ये किसने किया, इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। होटल में बैठे महाशक्तियों का ही तो हाथ रहा होगा। कल की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है और आज कोई और मुसीबत मोल ले रहा है, शिवम ने घोर शिन्यू से कहा। शिन्यू, गाड़ी में ही रहो और मेरा इंतजार करो। अगर उन्होंने मुझे नाराज किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कैसी कार है? इतनी तेज रफ्तार से मेरी मजबूत चट्टानी दीवार से टकरा गई और उसे एक खरोंच तक नहीं आई। 4 महाशक्तियां प्रयोगकर्ता पास ही एक पेड़ पर घात लगाए बैठे थे। चट्टानी दीवार उनमें से एक पृथ्वी तत्व महाशक्ति प्रयोगकर्ता का काम थी। पृथ्वी तत्व महाशक्ति प्रयोगकर्ताओं की आक्रमण शक्ति ज्यादा मजबूत नहीं मानी जाती थी, लेकिन एक स्तर ऊपर वाले भी उन्हें हरा नहीं पाते। उसकी चट्टानी दीवार 7वीं श्रेणी के महाशक्ति प्रयोगकर्ताओं का भी सामना कर सकती थी, फिर भी एक स्पोर्ट्स कार ने उसे चकनाचूर कर दिया। वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। इस कार की सामग्री शायद पृथ्वी की धातु की नहीं है, एक अन्य महाशक्ति प्रयोगकर्ता ने साहपूर्वक अनुमान लगाया। उन्हें उन प्रागैतिहासिक सभ्यता स्थलों से बहुत सारी धातुएं मिली थीं, जिनमें से कुछ की कठोरता पृथ्वी की सबसे मजबूत मिश्र धातुओं से भी कहीं ज्यादा थी। आखिर यह किसने किया? साले, यहां से निकल जा। कार से बाहर निकलते ही फैंग जुएयू गालियां देने से खुद को रोक नहीं पाया। चारों भौहें चढ़ा लीं। हालांकि वे भारत से नहीं थे, फिर भी वे समझ गए कि शिवम के शब्द अच्छे नहीं थे। उसे पहले से ही पता है कि हम पास ही हैं, चलो चलें। छी! चारों शिवम के सामने हल्के से कूद पड़े। तो तुम लोग ही मेरी गाड़ी रोक रहे थे? शिवम ने आंखें सिकोड़ लीं, क्योंकि शक्तिशाली ब्रह्मांडीय स्रोत शक्ति लगातार उसके शरीर से रिस रही थी। तुम भारत के एक महाशक्ति उपयोगकर्ता हो, है ना? संयुक्त राज्य अमेरिका में तुम्हारा उद्देश्य क्या है? हाइड्रा से तुम्हारा क्या संबंध है? प्रमुख महाशक्ति उपयोगकर्ता ने एक बैज निकाला। हम शील्ड से हैं, हमारे साथ आओ, हमें कुछ बातें समझनी हैं और हमें तुम्हारा सहयोग चाहिए। पूछो, खुद से पूछो।
शिवम का उनसे अच्छी बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था, खासकर उन चारों से जो उसे नीची नज़रों से देखते हुए दिखाई दिए। छाया क्लोन जुत्सु। धमाके से धमाका। शिवम के पैरों के पास घना कोहरा छा गया। फिर धुएं से एक दर्जन एक जैसे आकार उछल पड़े। एक असली शिवम था, बाकी सभी कॉस्मिक सोर्स पावर से संघनित थे। निंजुत्सु। वो जापान से है। जापान मेरी गांड। शिवम ने व्यंग्यात्मक लहजे में थूका। उसे उनके उद्देश्य या उन्हें भेजने वाले की परवाह नहीं थी। वो तो बस इन चार बेवकूफ़ों को अच्छी तरह पीटना चाहता था। लगता है हम इस पर बातचीत नहीं कर सकते। पहले उसे वश में करते हैं, फिर बात करते हैं। चारों महाशक्तियों के उपयोगकर्ताओं में सहमति बन गई और उनकी शक्तियां बढ़ गईं। मुझे वश में करोगे? सिर्फ तुम लोगों से। बीस्ट किंग फिस्ट, 6 मेरिडियन स्वॉर्ड। ड्रैगन 18 हथेलियों को वश में कर रहा है। स्वर्गीय पेगासस उल्का मुट्ठी। ... धमाका। एक आकृति दूर उड़ गई, एक दर्जन से ज्यादा पेड़ों से टकराकर, जो किसी इंसान के आलिंगन जितने घने थे। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। उसके क्लोन भी इतने शक्तिशाली क्यों थे? वह 6ठी श्रेणी का महाशक्ति प्रयोग करता था, बिना किसी प्रतिरोध के उसे कैसे हराया जा सकता था? तलवार नियंत्रण तकनीक, अग्निशैली, फीनिक्स फूल जुत्सु, वज्र शैली, वज्र ब्लेड... सिर्फ 4 6ठी श्रेणी के महाशक्ति प्रयोग करता। अगर शिवम चाहता तो उन्हें एक ही वार में मार सकता था, लेकिन अब वह गुस्से से भर गया था, और अगर वह किसी पर अपना गुस्सा नहीं निकाल पाता तो पागल हो जाता। हे भगवान! कार में बैठी गोर शिन्यू ने सहानुभूति से अपनी आंखें ढक लीं। ये लोग खुद को मुसीबत में डालना जानते थे। जब शिवम का मूड खराब होता था तो वे उसका सामना करते थे। बुरी तरह पिटाई उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। कुछ ही मिनटों में चारों 6ठी श्रेणी के महाशक्ति उपयोगकर्ता मरे हुए कुत्तों की तरह जमीन पर लेट गए। शिवम ने पूरी ताकत नहीं लगाई थी, उनमें से हर एक कम से कम सांस तो ले पा रहा था, हालांकि उनके चेहरे शायद उनकी माँओं को पहचान में नहीं आ रहे थे। संतोषजनक। शिवम ने अपना हाथ हिलाया। अपने बुरे मूड को दबा न पाने से उसे वाकई बहुत अच्छा महसूस हुआ। ठीक है, बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? भारत यार, तुम्हें इसका पछतावा होगा। चारों महाशक्ति उपयोगकर्ता अब इतनी बुरी तरह से पिट चुके थे कि पहचान से परे थे, फिर भी सख्ती बरतने की कोशिश कर रहे थे। हमारा नेता आ रहा है और वह 8वीं श्रेणी का महाशक्ति उपयोगकर्ता है। शील्ड के सदस्य होने के नाते उनमें से हर एक के पास एक विशेष संचारक था। उन्होंने पहले ही शील्ड मुख्यालय को स्थिति बता दी थी। भारत के इस आदमी की ताकत को देखते हुए 7वीं श्रेणी के महाशक्तिशाली लोग भी शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने सीधे सर्वोच्च अधिकारी को गानार की सूचना दी। नेता? ओह, आपका मतलब गानार से है, शिवम ने सहजता से कहा। वह नेता को जानता है। अचानक चारों महाशक्तिशाली लोगों को एक बेचैनी भरा पूर्वाभास हुआ। गानार 8वीं श्रेणी का महाशक्तिशाली व्यक्ति था। दुनिया भर में इस स्तर के केवल 3 महाशक्तिशाली लोग थे। खुद एक महाशक्तिशाली व्यक्ति होने के नाते भारत का ये युवक निश्चित रूप से जानता था। क्या उसे अभी डर से कांपना नहीं चाहिए था? वह इतना बेपरवाह क्यों दिख रहा था? अचानक उनके आसपास की हवा शुष्क हो गई और हल्की स्थैतिक बिजली हवा में उछलती हुई महसूस हुई। एक शक्तिशाली महाशक्तिशाली व्यक्ति तेजी से इस बाहरी इलाके की ओर बढ़ रहा था। नेता आ गया है। उन चारों के चेहरे पर खुशी के भाव थे। गानार के प्रकट होते ही वे बच गए। ये भारत का आदमी बर्बाद हो गया था। पूरे अमेरिका में शील्ड के सदस्यों पर हमला करने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति का शील्ड द्वारा न्याय किया जाएगा, चाहे वे किसी भी देश से हों। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम चारों। उनके सामने एक नीली बिजली की चमक चमकी और गनर वहीं खड़ा उन्हें नीचे देखता रहा। अरे गनर, बहुत दिनों बाद मिले। यह आवाज़ सुनकर गनर का शरीर अनजाने में कांप उठा, मानो बिजली का झटका लगा हो, और उसका चेहरा पीला पड़ गया। आज तक वह अंटार्कटिका का वह दृश्य नहीं भूला था। वह अजेय मुद्रा, वह उंगलियों की छाया जो देवताओं और राक्षसों का नाश कर सकती थी, यह उसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्स्वप्न था। वहां से निकलने के बाद भी गनर कई बार बुरे सपनों से पसीने से तरबतर होकर जाग गया था। मिस्टर शिवम, गनर ने अकड़कर मुड़कर मुस्कुराने की कोशिश की। मिस्टर शिवम, आप अमेरिका में क्यों हैं? ओह, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड ग्रैमी अवार्ड्स में शामिल होने आए थे, शिवम ने कहा। ये जगह वाकई एक दुर्स्वप्न है। मैं अभी हवाई अड्डे से बाहर निकला था और 3 लोगों से टकरा गया जो खुद को हाइड्रा से बता रहे थे। मैंने उन्हें खूब पीटा और भगा दिया। अब एक भोज में शामिल होने जा रहा हूं। तुम्हारे आदमियों ने मुझे रोक लिया है। शिवम का स्वर अचानक धमकी भरा हो गया। श्रीमान गनर, आपके लोग जानबूझकर परेशानी तो नहीं खड़ी कर रहे होंगे, है ना? नहीं नहीं नहीं, ये निश्चित रूप से एक गलतफहमी है। गनर ने तुरंत इनकार कर दिया। मेरे आदमी बस ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि हाइड्रा वालों से निपटने में किसने मदद की। उन्हें नहीं पता था कि तुम ही थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ जल्दबाजी में रोक लिया। चूंकि यह एक गलतफहमी है, इसे भूल जाओ।
बस मेरी कार की मरम्मत का खर्चा दे दो और तुम जाने के लिए तैयार हो। जरूर, बिल्कुल, क्या 10 अरब डॉलर काफ़ी हैं? शिवम मन ही मन हंसा। अंटार्कटिका में जबरन वसूली के बाद गनर ने अपना सबक अच्छी तरह सीख लिया था, उसे पैसे देने का अपना शौक भी पता था। हाँ, मैं 20 अरब मांगने वाला था, लेकिन चूंकि तुम इतने उदार हो इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी छूट देता हूँ। शुक्रिया मिस्टर शिवम, मैं किसी से तुरंत आपके लिए पैसे भेज दूंगा। क्या मैं अभी जा सकता हूँ? मिस्टर शिवम, कृपया, जब चाहें। शिवम ने कार को साफ करने के लिए पानी की भाप संघनित की, जिससे वह बिल्कुल नई जैसी दिखने लगी, मानो उसे कोई नुकसान ही न हुआ हो। वह कार में वापस बैठा, गैस पर पैर रखा और तेजी से गाड़ी चलाकर चला गया। उफ! शिवम को दूर जाते देख गनर ने आखिरकार राहत की सांस ली। नेताजी, यह असल में कौन है? चारों ने अभी अभी ये दृश्य देखा और दंग रह गए। गनर, जो निर्दयी और दुष्ट होने के लिए जाना जाता है, इतना मिलनसार और विनम्र कब था? लक्ष्य का पता लगाने के बाद आपने मुख्यालय को सूचना क्यों नहीं भेजी? गनर ने उन्हें घूरा। अगर उसे पता होता कि यह शिवम है तो वह आने की हिम्मत नहीं करता। क्या तुम्हें पता है, इस आदमी को मैं उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।